The screen is visible to everyone. Yes, sir. Yes, sir. So guys, बेसिकली लास्ट क्लास तक में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 मैन का खत्म कर दिया था। जो चैप्टर नंबर 5 था आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड इट्स एप्लीकेशन, तो उसके तीनों एप्लीकेशन भी पढ़ लिए थे। और जितना आपके सिलेबस में इलास्टिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से गिवन था वो भी हम लोगों ने कर लिया था। अगर थोड़ा सा आपको याद हो तो जब मैंने इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला बताया था, ऑन दैट टाइम मैंने आपको बोला था कि थोड़ा सा मैं इसके ऊपर और डिस्कस करूंगा। तो जितना सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो तो मैंने आपको लास्ट क्लास में करा दिया है इनकम इलास्टिसिटी में। बेसिकली नॉर्मली आपको मतलब जानना था इनकम इलास्टिसिटी का और फॉर्मूला जानना था, तो वो तो मैंने लिखवा दिया। बट थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम लोग सीखते हैं आज, और उसके बाद चैप्टर नंबर 6 मैन क्यू को पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा मैं इनकम इलास्टिसिटी के बारे में बताऊंगा और उसके बाद फिर चैप्टर नंबर 6 मैन क्यू को स्टार्ट करेंगे। चलो, सो वी हैव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसको हम लोग ई एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर आप सभी एग्री करो तो इसका अगर मैं मीनिंग पूछूं तो क्या यही मीनिंग होगा? डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन कंज्यूमर मनी इनकम। कंज्यूमर्स मनी, सो कंज्यूमर के मनी इनकम के चेंज होने पे जो आप क्वांटिटी में चेंज कर रहे हो, इसमें कितने से चेंज करोगे, जो रिस्पॉन्सिवनेस चेंज होगा वो मेरे को इलास्टिसिटी बताएगा। ठीक है, सो थोड़ा सा अगर मैं देखूं, अगर बात करें परसेंटेज मेथड के फॉर्म में, तो परसेंटेज मेथड में जो इलास्टिसिटी निकालते हैं हम लोग इनकम इलास्टिसिटी, उसका फॉर्मूला क्या होता था? चेंज इन क्वांटिटी ड्यू टू चेंज इन मनी इनकम। प्राइस की जगह मनी इनकम आ गया, इनटू में इनिशियल प्राइस की जगह पे इनिशियल मनी इनकम आ गया, और इनिशियल क्वांटिटी। बस जहां पे प्राइस था, चेंज इन प्राइस और इनिशियल प्राइस, वहां पे चेंज इन मनी इनकम और इनिशियल इनकम आ चुका है। तो अगर टेबल दे रखा होगा तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सिमिलरली अगर आप इसमें मिड पॉइंट मेथड देखना चाहो, अगर आप मिड पॉइंट मेथड से मान लेते पेपर में बोल देता है इनकम इलास्टिसिटी फाइंड आउट करने के लिए, तो वहां से आप कुछ इस तरीके से निकाल सकते हो। चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में चेंज इन मनी इनकम, इनटू में वहां एवरेज प्राइस होता था तो यहाँ हम लोग लिखेंगे एवरेज मनी इनकम ऑफ कंज्यूमर, एवरेज मनी इनकम, और होल डिवाइडेड बाय वहां पे जो एवरेज क्वांटिटी होता था यहाँ पे भी एवरेज क्वांटिटी होगा, एवरेज क्वांटिटी। तो जो कंसेप्ट आपने परसेंटेज मेथड एंड मिड पॉइंट मेथड में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के लिए सीखा था, सेम वही कंसेप्ट आपको यहाँ पे परसेंटेज मेथड और मिड पॉइंट मेथड में इनकम इलास्टिसिटी के लिए यूज करना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला था, और आई होप कि आप जो अगर आपके पास शेड्यूल आएगा तो आप इस फॉर्मूला को यूज करके आप इनकम इलास्टिसिटी फाइंड आउट कर लोगे। लेकिन थोड़ा सा इनकम इलास्टिसिटी क्या कहता है, डिफरेंट डिफरेंट केस में कौन से गुड्स लाई करेंगे, वो सब चीजें हम लोग को पढ़नी है। ओके, सो एक बात अगर आप सभी एग्री करो तो मैं बोलता हूं कि आप एक कंज्यूमर हो और किसी वजह से आपकी इनकम बढ़ी। यस, एनीवन, किसी को डाउट है? चलिए, डाउट नहीं है तो फिर हम लोग टॉपिक पर। ओके, सो मैंने क्या बोला कि आप एक कंज्यूमर हो और किसी वजह से आपकी इनकम बढ़ी। तो इनकम के बढ़ने की वजह से तीन डिफरेंट चीजें हो सकती है। या तो आप क्वांटिटी बढ़ा दोगे अगर किसी भी गुड्स की कंजम्पशन कर रहे हो तो, या तो आप क्वांटिटी को सेम रखोगे, या तो आप क्वांटिटी को कम कर दोगे। अगर आप सभी एग्री करो तो इनकम के बढ़ने से जब हम लोग क्वांटिटी को बढ़ाते हैं तो इस टाइप के गुड्स को बोलते हैं नॉर्मल गुड्स। बोलो। तो इस टाइप को मैंने अभी सिंपल फॉर्म में नाम दे दिया, दिस इज नथिंग बट नॉर्मल गुड्स का केस।
इनकम के बढ़ने से अगर आप किसी पर्टिकुलर गुड्स की कमोडिटी को कम कर रहे हो तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये इन्फीरियर गुड्स है। ओके, बेसिक मतलब इसका कि अगर इनकम बढ़ रहा है और अपने क्वांटिटी को भी मैं बढ़ा रहा हूँ किसी भी सामान को, तो एक नॉर्मल गुड्स होगी। अगर इनकम के बढ़ने से किसी पर्टिकुलर चीज की कंजम्पशन को मैं कम कर रहा हूँ तो कहने का मतलब वो मेरे लिए एक इन्फीरियर गुड्स है। और इनकम के बढ़ने पे भी मैं किसी क्वांटिटी को सेम रख रहा हूँ तो इसका कोई नाम नहीं है, तो मैं इसको नॉर्मल अभी ऐसे छोड़ देता हूँ कि आप इनकम बढ़ रहा है और उस क्वांटिटी को आप सेम रख रहे हो। तो अभी मैंने इसका कोई नाम नहीं दिया, आगे चल के नॉन लीनियर गुड्स के फॉर्म में आप पढ़ोगे, बट अभी फिलहाल के लिए इसको कोई नाम नहीं देते। अगर आप सभी एग्री करो तो क्या मैं बोल सकता हूं कि नॉर्मल गुड्स में देर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन इनकम एंड चेंज इन क्वांटिटी। इनकम के बढ़ने से आपने क्वांटिटी को भी बढ़ाया। इंफीरियर गुड्स में देर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन इनकम एंड चेंज इन क्वांटिटी। इनकम बढ़ेगी तो क्वांटिटी कम करोगे, इनकम कम होगी तो क्वांटिटी बढ़ाओगे। ओके, यहां तक सबको क्लियर है? एनीवन, किसी को डाउट? ये जो मैंने अभी ट्री डायग्राम में आपको कुछ चीजें लिखा है, ठीक है, चलिए। अच्छा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में जब हम लोग परसेंटेज मेथड यूज करते थे तो वहां पे हम लोग, याद हो आपको, तो बाहर एक माइनस भी लगाते थे सॉल्व करने के लिए इलास्टिसिटी। यहाँ पे हम लोग माइनस लेके नहीं चलेंगे, यहाँ पे आपको नॉर्मल यही फॉर्मूला यूज करना है। इनकम इलास्टिसिटी आपका नेगेटिव आएगा तो वो आपके गुड्स के रिलेशन के बारे में बताएगा, अगर पॉजिटिव आएगा तो वो भी आपके गुड्स के रिलेशन के बारे में बताएगा। तो इनकम इलास्टिसिटी अगर पॉजिटिव आ रहा है तो ये बता रहा है आपको कि देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी गुड्स एंड चेंज इन मनी इनकम। और अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो आप बोलोगे देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी गुड एंड चेंज इन इनकम। तो अगर ये पॉजिटिव आता है इनकम इलास्टिसिटी तो बोलोगे वो नॉर्मल गुड्स का केस है, और अगर नेगेटिव आता है तो बोलोगे इन्फीरियर गुड्स का केस है। तो यहाँ पे हम लोग बाहर में माइनस अपने मन से नहीं लगाते हैं। तो ये इनकम इलास्टिसिटी कुछ इस तरीके से आपके पास आएगा। फिर से मैंने यहाँ पे ब्रेक कर रहा हूँ इसको। जो आपका इनकम इलास्टिसिटी है इसके तीन डिफरेंट पॉइंट हो सकते हैं। क्या सब हो सकते हैं? ध्यान से सुनिए। या तो जो आपका इनकम इलास्टिसिटी है, यस एनीवन, किसी को डाउट है? आड़ी मैंने ये अभी बताया बस कि जो इनकम इलास्टिसिटी है वो अगर पॉजिटिव आता है तो इसका ये मतलब है कि आप ये बताना चाह रहे हो कि चेंज इन मनी इनकम और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो ये नॉर्मल गुड्स का केस होगा। और अगर आपका इनकम इलास्टिसिटी नेगेटिव आता है तो कहने का मतलब आप ये बता रहे हो कि देर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन इनकम एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। कहने का मतलब वो इन्फीरियर गुड्स होगा, क्योंकि मनी इनकम के बढ़ने पे अगर आप क्वांटिटी कम करते हो तो वो एक इन्फीरियर गुड्स का केस में आता है। यही मैंने अभी अब तक आदि बताया हुआ है। क्लियर? चलिए, अच्छा, किसी का डाउट अगर मैं चैट बॉक्स में नहीं रीड कर रहा हूँ तो प्लीज मेरे को आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि जो आपका इनकम इलास्टिसिटी है ये या तो पॉजिटिव हो सकता है, जो आप इनकम इलास्टिसिटी फाइंड आउट करोगे किसी पर्टिकुलर गुड्स के लिए, या तो वो इलास्टिसिटी पॉजिटिव नंबर में आएगा, या तो वो इलास्टिसिटी इक्वल टू जीरो आएगा, या तो वो इलास्टिसिटी नेगेटिव आएगा। ये तीन डिफरेंट केसेस बन सकते हैं। इनकम इलास्टिसिटी कैन बी अ पॉजिटिव नंबर, या तो जीरो या तो नेगेटिव आएगा। जब इनकम इलास्टिसिटी आपका नेगेटिव आता है तो कहने का मतलब क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप। आप फिर से यहाँ पे बोल सकते हो दिस इज नथिंग बट इन्फीरियर गुड्स। ये इन्फीरियर गुड्स को बता रहा है, इन्फीरियर गुड्स। अब जो इनकम इलास्टिसिटी आपका पॉजिटिव आ रहा है, इस पॉजिटिव को भी हम लोग तीन डिफरेंट केस में फिर से फर्दर डिवाइड करते हैं। ये जो आपका इनकम इलास्टिसिटी पॉजिटिव आया है इसके भी तीन डिफरेंट पॉसिबिलिटी हो सकता है। क्या सब हो सकता है? जो आपका इनकम इलास्टिसिटी है वो या तो हो सकता है कि लेस देन वन हो। लेस देन वन का मतलब जीरो से बड़ा और लेस देन वन, क्योंकि पॉजिटिव है तो जीरो से पीछे नहीं हो सकता। तो इनकम इलास्टिसिटी आपका या तो जीरो से बड़ा और लेस देन वन हो, या तो इनकम इलास्टिसिटी आपका इक्वल टू वन हो, या तो इनकम इलास्टिसिटी आपका ग्रेटर देन वन हो। तो ये तीन पॉसिबिलिटी फर्दर डिवाइड होता है। तो ये तो मेरे को पता चल गया कि इनकम इलास्टिसिटी अगर पॉजिटिव होती है तो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन मनी इनकम। मतलब मनी इनकम बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड को बढ़ाएंगे। लेकिन इसके भी तीन जो फर्दर पार्ट्स डिवाइड किए गए वो क्या किए गए, ध्यान से देखो। पहला बोल रहा है कि अगर आपका इनकम इलास्टिसिटी लेस देन वन आ रहा है, या इक्वल टू वन आ रहा है, या ग्रेटर देन वन आ रहा है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये कुछ इस तरीके से आप मेरे को रिप्रेजेंट करेगा कि इनकम के बढ़ने पे मैं क्वांटिटी तो बढ़ाऊंगा, लेकिन कितने से बढ़ाऊंगा वो मेरे को ये इलास्टिसिटी बता रहा है।
कि अगर लेस देन वन है तो कितने से बढ़ा रहा हूँ, ग्रेटर इक्वल टू वन है तो कितने से बढ़ा रहा हूँ, एंड ग्रेटर देन वन है तो कितने से बढ़ा रहा हूँ। चलो, अब एक बात बताओ, अगर मैं बोलता हूँ कि कोई एक नॉर्मल गुड्स है, लेटर सपोज आपको नॉर्मल गुड्स में मिल्क की बात करता हूँ, ठीक है। तो नॉर्मल कंजम्पशन मिल्क की 1 लीटर पर डे के हिसाब से आपके घर में है। किसी वजह से आने वाले टाइम में आपका इनकम बढ़ जाता है। मान लेते हैं इनकम आपका लेटर सपोज आज 50,000 था, तो आप एक नया काम करना स्टार्ट कर चुके हो या फिर कहीं नई जगह पे आपने जॉब ली है, तो आपका इनकम 50,000 से 2 लाख रुपए हो गया है। क्या आप मिल्क की कंजम्पशन को 1 लीटर से 10 लीटर कर दोगे? बताओ, सोचो बताओ। मिल्क इज अ नॉर्मल गुड्स। इनकम के बढ़ने पे आप मिल्क के क्वांटिटी को कितना बढ़ाओगे? क्या मिल्क के कंजम्पशन को 1 लीटर से 10 लीटर कर दोगे, या फिर 1 से 1.5 या 2 करोगे? नॉर्मल सिनेरियो क्या लगता है कि रैशनल कंज्यूमर क्या करेगा? 1.5 to 2 ही करेगा हाँ, रेशनल। ठीक है। कोई ऐसा तो नहीं है ना कि 10 लीटर कर, आज अगर मैं 1 लीटर दूध की कंजम्पशन कर रहा हूँ, मिल्क की कंजम्पशन कर रहा हूँ, लेटर सपोज मैं रात में 1 गिलास दूध पी के सोता हूँ, तो कल मेरी इनकम अगर डबल ट्रिपल हो जाएगा तो मैं 1 बाल्टी या फिर 1 लीटर दूध पी के सोऊंगा। ऐसा कुछ तो है ही नहीं, ठीक है। नो सर। तो नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होता है कि जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आप अपने क्वांटिटी को बढ़ाते तो हो, लेकिन बहुत तेजी से नहीं बढ़ाते। आप एक रेशियो में ही बढ़ाते हो, तो एक सिस्टम से बढ़ाते हो कि जितना आप कंज्यूम कर सको। तो कहता है कि इनकम इलास्टिसिटी अगर आपकी पॉजिटिव है और 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है, तो इस टाइम पे इस गुड्स को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल गुड्स। तो अब नॉर्मल गुड्स यहाँ पे आ चुका है। आपने पहले क्लास 11th में बस इसको सीखा है, बस ये आपको आता था। अब थोड़ा और आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। तो अगर आपकी इनकम इलास्टिसिटी बढ़ रही है, पॉजिटिव है, बट लेस देन वन है, तो वो एक नॉर्मल गुड्स है। अब इनकम इलास्टिसिटी आपका ग्रेटर देन वन है, तो ग्रेटर देन वन में के केस में कौन से गुड्स को आ जाएगा? लेटर सपोज कि अभी आपकी इनकम 50,000 है और आप 0 यूनिट जो है गोल्ड का कोई भी क्वांटिटी आप कंज्यूम कर रहे हो, मतलब किसी भी तरीके का कोई भी गोल्ड का आपने सामान नहीं लिया हुआ है, बट कल दिन जाके आपकी इनकम 2 लाख हो जाएगी, तो क्या आप गोल्ड या फिर जो भी लग्जरी आइटम है उसके डिमांड को बढ़ा दोगे? तो अचानक से क्या ये 0 से बढ़कर 1 2 3 हो जाए? हो सकता है ना। तो जब भी इनकम के बढ़ने पे मैं किसी आइटम को बहुत तेजी से बढ़ा रहा हूं, मतलब कि इस तरीके से मान लेते हैं कि अगर इनकम 10 से बढ़ा, तो मैं उस आइटम को आज अगर मैं 0 ले रहा होता तो कल मैं 2 ले लूंगा। तो कहने का मतलब वो आइटम 200% से बढ़ गया है। अगर मैं इस तरीके से बोल रहा हूँ कि मेरी इनकम आज 50,000 थी, कल जाके 2 लाख रुपए हो गई है, तो इनकम मेरे पास कितना चल 4 टाइम्स हुआ है। लेकिन अगर इसी टाइम पे पहले आप गोल्ड की 0 यूनिट कंज्यूम कर रहे थे और अचानक से 2 लाख होने के बाद आपने लेट सपोज गोल्ड कुछ इस तरीके से मान लेते 100 ग्राम गोल्ड का आपने आइटम बना लिया, तो 0 से सीधा 100 हो जाना, ये कितना का बढ़त हो जाएगा? बहुत ज्यादा बढ़त हो जाएगा। तो पहले आप कुछ नहीं करते थे। तो जब भी इनकम के बढ़ने से मैं उससे ज्यादा प्रोपोर्शन में क्वांटिटी किसी चीज की बढ़ा रहा हूं, तो उस टाइप के गुड को हम लोग बोलते हैं लग्जरी गुड्स। तो इनकम इलास्टिसिटी जब भी आपका ग्रेटर देन वन होता है, तो इस टाइम पे जो गुड्स का नेचर होता है डेट इज लग्जरी गुड्स। क्लियर। और जब इनकम बढ़ता है, जिस रेशियो से आप इनकम बढ़ रहा है उसी सेम रेशियो से आप गुड्स को बढ़ाओगे, तो इस टाइप के गुड्स को हम लोग बोलते हैं कंफर्ट गुड्स। कंफर्ट गुड्स, इसको एक तरीके से लीनियर गुड्स भी बोला जाता है, बट नॉर्मली आप कंफर्ट गुड्स के नाम से जान सकते हो। तो मैंने यहाँ पे इनकम इलास्टिसिटी को फर्दर डिवाइड किए अलग अलग पार्ट्स में। किसी को डाउट है एनीवन सेकेंडरी डायग्राम से कि जब इनकम इलास्टिसिटी लेस देन वन होगा बट पॉजिटिव होगा तो नॉर्मल गुड्स कहलाएगा। अगर इनकम इलास्टिसिटी आपका पॉजिटिव है एंड ग्रेटर देन वन है, तो कहने का मतलब वो एक लग्जरी गुड्स को एक्सप्लेन कर रहा है, जहां पे आप इनकम के अगर लेटर सपोज इनकम आपका डबल हो रहा है, तो आप उससे ज्यादा अलग तरीके से क्वांटिटी को इंक्रीज करते हो। क्वांटिटी को इंक्रीज तो कर रहे हो बट एट अ इंक्रीजिंग रेट, तो उस टाइम के गुड्स को हम लोग बोलते हैं लग्जरी गुड्स। और जितने से इनकम बढ़ा जिस प्रोपोर्शन में, उसी प्रोपोर्शन में आपने गुड्स की क्वांटिटी को भी बढ़ाया, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंफर्ट गुड्स। यहाँ तक किसी को डाउट? और अगर इनकम के बढ़ने पे आप कंज्यूम क्वांटिटी को कम कर रहे हो, लेटर सपोज आपकी इनकम नेगेटिव आ रही है इलास्टिसिटी, तो वो तो इन्फीरियर गुड्स होगा, और इन्फीरियर का कोई तीसरा मतलब आगे हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं करते। यहाँ तक में किसी को डाउट ही नहीं मान? सबको क्लियर है? बोलो गाइज, आगे बढ़े। चलो ठीक। तो कहने के बाद तो अभी हम लोगों ने क्या किया, थोड़ा सा इसको और ब्रेक किया है। अब ना एक चीज हम देखना चाहते हैं, एक बात बताओ।
आप क्या करते थे कि कुछ इस तरीके से ये बोलते थे क्वांटिटी डिमांडेड है, और ये बोलते थे प्राइस है, और क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस के बीच के रिलेशनशिप को शो करते थे कि जब प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम होगा, और जब प्राइस कमेगा तो क्वांटिटी बढ़ेगा। तो कुछ इस तरीके से कर्व बनाते थे। बताओ इस कर्व का नाम क्या है? एनीवन? डिमांड कर्व। डिमांड कर्व जो कि प्राइस एंड क्वांटिटी के बीच के रिलेशनशिप को शो कर रहा है, इनवर्स रिलेशनशिप को। यहाँ पे आपने, अच्छा, डिमांड कर्व, इसी रिलेशनशिप से आप इलास्टिसिटी लेके आते थे कि लेटर सपोज जब प्राइस इतना था तो क्वांटिटी हम लोग ये ले रहे थे, और इस पॉइंट से अगर इस पॉइंट पे आएंगे, प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी मैंने बढ़ाया, तो प्राइस के कम होने से कितने क्वांटिटी को मैं बढ़ाऊंगा, ए से बी पॉइंट पे आऊंगा, यही इलास्टिसिटी मेजर करता था। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो था वो बेसिकली डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस के बीच के रिलेशनशिप को शो करता था। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो था वो क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस के रिलेशनशिप को शो करता था। तो उस कर्व को हम लोग बोलते थे डिमांड कर्व। ये क्लियर है? अब मैं यहाँ पे एक चीज और लिख रहा हूँ, अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो। मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से एक्सेस ड्रॉ किया। अगर मैं इनकम इलास्टिसिटी फाइंड आउट कर रहा हूँ, इनकम इलास्टिसिटी, तो मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट गुड्स, और वाई एक्सिस पे मेरे पास आएगा इनकम के, सॉरी, प्राइस के जगह पे इनकम। क्योंकि यहाँ पे इनकम इलास्टिसिटी की बात कर रहे हैं तो हमें क्वांटिटी डिमांड और इनकम के रिलेशनशिप को शो करना है। अब मेरे को बात बताओ कि यहाँ से जो डायग्राम बनेगा, अगर मान लेते हैं कि मैं ये लेके चल रहा हूँ कि जो आपका गुड का केस है वो एक नॉर्मल गुड का केस है, या फिर मान लेते हैं कि जो इनकम इलास्टिसिटी है आपकी वो एक पॉजिटिव है, कुछ इस तरीके से, तो ये क्या बता रहा है कि इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। इनकम बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ाओगे, और इनकम कम होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड को कम करोगे। तो इसके हेल्प से आपने एक डायग्राम बना दिया, लेटर सपोज कुछ अपवर्ड स्लोपिंग ऐसा, क्योंकि इलास्टिसिटी जो है इसकी पॉजिटिव है। अब मेरे को कोई बता सकता है कि इस कर्व का क्या नाम होगा? सप्लाई को। और कोई? सबसे पहले सप्लाई कर्व नहीं होगा, ये बिल्कुल मतलब गलत है, क्योंकि हम लोग अभी कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, और यहाँ पे बस डिमांड की बात हो रही है। क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन मनी इनकम। तो क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस के रिलेशनशिप को जो कर्व शो करता था उसको हमने डिमांड कर्व के नाम के से बताया। अब यहाँ जो आप इनकम इलास्टिसिटी निकाल रहे हो तो ये इनकम और क्वांटिटी डिमांडेड के रिलेशनशिप को बता रहा है। तो अब इससे जो कर्व बनेगा, बताओ इसका क्या नाम होगा? एडीवन कोई और ट्राई करना चाहेगा? चलिए, इसलिए मैं बजट। डिमांड कर्व ऑफ नॉर्मल गुड। नहीं, चलो मैं आपको बताता हूँ। वैसे ना आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, और कॉलेज में भी आपका नहीं, आपको नहीं कराया जाएगा अभी फिलहाल। और फालतू में मैं आपसे कोई गलत आंसर सुनूं वो अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि सिंस ऑब्वियसली सी बात है अभी आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। बट मेरे अकॉर्डिंग कि अगर आप इनकम इलास्टिसिटी पढ़ रहे हो, मतलब ये आप पढ़ रहे हो कि मनी इनकम और क्वांटिटी डिमांडेड में कैसा रिलेशन होगा, और वो रिलेशन को आप बता रहे हो, तो उस रिलेशन को अगर आप बता रहे हो तो उस रिलेशन से जो डायग्राम बनेगा उसका नाम भी आपको पता होना चाहिए, नॉर्मल अगर लैंग्वेज में बात करूँ तो। जब भी आप क्वांटिटी डिमांडेड, ध्यान सुनना, जब भी आप क्वांटिटी डिमांडेड एंड मनी इनकम के रिलेशनशिप को शो करते हुए कोई भी डायग्राम बनाते हो, इस डायग्राम का नाम होता है एंजल कर्व। सुना था इससे पहले कभी? नो सर। तो इस बात को आपको ध्यान रखना कि जब भी आप क्वांटिटी डिमांडेड एंड मनी इनकम के बीच के रिलेशनशिप को शो करोगे, तो ऑन दैट टाइम जो डायग्राम बनेगा दैट वुड बी अ एंजल कर्व। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, अभी बना रहा हूँ कि अभी ना डायग्राम बनेगा कुछ अपवर्ड स्लोपिंग, क्योंकि ये मेरे को पता नहीं है ना कि, ये तो मेरे को पता है कि इलास्टिसिटी पॉजिटिव है, बट पॉजिटिव में क्या है, ग्रेटर देन वन है, लेस देन वन है, इक्वल टू वन है, क्या है ये मुझे पता नहीं है। बट मुझे को ये समझ में आ गया कि जब इनकम इलास्टिसिटी और पॉजिटिव रहती है तो ऑन दैट टाइम जो डायग्राम बनेगा वो एक अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा, और जो भी डायग्राम बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे एंजल का। दूसरा एक और मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ, वन सेकेंड। कुछ इस फॉर्म में मैंने बोला ये क्वांटिटी डिमांडेड है, और यहाँ पे ये मनी इनकम है, और इलास्टिसिटी जो है वो लेस देन जीरो है, इनकम इलास्टिसिटी लेस देन जीरो है। तो सभी एग्री करो, यहाँ मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि मैं यहाँ पे इंफीरियर गुड्स की बात कर रहा हूँ, और इंफीरियर गुड्स में मैं डायरेक्टली एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ विच इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, कुछ कुछ इस तरीके से। और ये भी आपका एंजल कर्व ही है।
क्योंकि क्यों एंजल कर्व है, क्योंकि ये भी क्वांटिटी डिमांडेड एंड मनी इनकम की रिलेशनशिप को शो कर रहा है। तो जब भी क्वांटिटी डिमांडेड एंड मनी इनकम के रिलेशनशिप को शो करता हुआ डायग्राम बनेगा वो एक एंजल कर्व बनेगा। तो जो मैंने सेकेंड डायग्राम बनाया है वो इसका बनाया है, नीचे वाले का, इसका, जिसका रिलेशन नेगेटिव आ रहा है, मतलब इन्फीरियर गुड्स का। अब जो है ना, मैं ऊपर के तीन जो मैंने केसेस बनाए हैं, एक तो लेस देन वन, इक्वल टू वन और ग्रेटर देन वन, अगर आपको इसका मतलब समझ में आ गया तो मैं तीन डायग्राम बना रहा हूं, देखना आप खुद ऑटोमेटिकली उस तीनों डायग्राम में से पहचान लोगे कि कौन किसका डायग्राम है। पहले मतलब क्या है कि अगर इनकम इलास्टिसिटी लेस देन वन है तो इस टाइम पे आप ये बोलना चाहते हो कि आपकी इनकम जो बढ़ रही है तो आप क्वांटिटी को बढ़ा रहे हो बट धीरे धीरे बढ़ा रहे हो, ऐसा नहीं क्वांटिटी को बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ा रहे हो। इस टाइम पे बोलते हैं इनकम इलास्टिसिटी लेस देन वन। इनकम इलास्टिसिटी इक्वल टू वन का मतलब होता है कि जितने से जिस प्रोपोर्शन से क्वांटिटी इनकम बढ़ेगी आपकी, उसी प्रोपोर्शन से आप क्वांटिटी को बढ़ाओगे। और इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन वन का मतलब होता है कि अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो आप क्वांटिटी बढ़ा रहे हो और बहुत तेजी से बढ़ा रहे हो, मतलब इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट। तो ये तीन डिफरेंट मतलब है तीनों इलास्टिसिटी के क्रॉसपॉन्ड में। अब मैं तीन डायग्राम ड्रॉ करता हूं, ध्यान से देखो। तो ये है पहला डायग्राम आपका, दिस इज योर सेकेंड डायग्राम, दिस इज योर थर्ड डायग्राम। मैंने क्या किया, पहले डायग्राम में जो कर्व बनाया है, अच्छा ये तो मेरे को पता है कि इनकम इलास्टिसिटी जो है वो अगर पॉजिटिव है तो डायग्राम मतलब अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा, क्योंकि देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड इनकम। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हम लोग क्वांटिटी डिमांडेड एंड इनकम के बीच के रिलेशनशिप को देखना चाहते हैं। क्वांटिटी डिमांडेड एंड इनकम के बीच के रिलेशनशिप, मैं बहुत बेसिक फॉर्म में बता रहा हूँ, ज्यादा डिटेल में मुझे नहीं जाना, इसलिए मैं डायरेक्टली डायग्राम ड्रॉ कर। मैंने बोला कि जो है ना, एक डायग्राम मैंने बनाया अपवर्ड स्लोपिंग कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन, कुछ ऐसा। एक डायग्राम मैंने बनाया अपवर्ड स्लोपिंग, क्योंकि अपवर्ड तो होगा ही, बट कॉनकेव टू दी ओरिजिन, कुछ ऐसा। और एक डायग्राम मैंने बनाया अपवर्ड स्लोपिंग बट स्ट्रेट लाइन, समथिंग लाइक दिस, कुछ ऐसा। ओके, अब ध्यान से देखो, जब मैं बात करता हूं पहले वाले डायग्राम पे, जहां पे मेरा डायग्राम बना है अपवर्ड स्लोपिंग कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन, मैंने बोला कि लेटर सपोज आपका मनी इनकम इतना था एट M1, आप क्वांटिटी करते थे Q1, मनी इनकम M1 से बढ़कर M2 हो गया, लेट अस सपोज ये रहा M2, मनी इनकम M2 से बढ़कर M3 हो गया, ये रहा आपका M3। आपने क्वांटिटी बढ़ाया, Q1 से आप Q2 पे आए, Q2 से आप फिर आगे Q3 पे आए। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि मनी इनकम आपका सेम प्रोपोर्शन से बढ़ रहा है, क्वांटिटी भी आपका जो बढ़ रहा है बट धीरे धीरे बढ़ रहा है। जिस प्रोपोर्शन से मनी इनकम बढ़ रहा है उतने तेजी से क्वांटिटी आप नहीं बढ़ा रहे हो। दूसरा डायग्राम देखो, यहाँ पे भी एट मनी इनकम M1 आप कुछ ये सामान ले रहे थे Q1, मनी इनकम आपका M1 से M2 हो गया, आप क्वांटिटी ये लेने लगे Q1 से Q2, मनी इनकम आपका M2 से M3 हो गया, आप क्वांटिटी ये लेने लगे Q2 से Q3, कुछ इस तरीके से। क्या मैं बोल सकता हूँ मनी इनकम आपके सेम रेट से बढ़ रहा है बट जो क्वांटिटी आप बढ़ा रहे हो वो तेजी से बढ़ा रहे हो, अकॉर्डिंग टू पहले वाला डायग्राम। और दूसरा डायग्राम को देखो, मनी इनकम आपका M1 था, आप Q1 ले रहे थे, मनी इनकम आपका M2 था, आप Q2 ले रहे थे। तो क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि जिस रेशियो से मनी इनकम बढ़ रहा है सेम उसी रेशियो से क्वांटिटी बढ़ रहा है। अब मेरे को बताओ क्या पहला वाला डायग्राम किस गुड्स को एक्सप्लेन कर रहा है, यहाँ पे जो इलास्टिसिटी वो क्या है, ग्रेटर देन वन है या लेस देन वन नॉर्मल है? गुड लेस देन नॉर्मल गुड लेस देन वन है। और ये बेसिकली आपके नॉर्मल गुड्स को बता रहा है, जहाँ पे मनी इनकम के बढ़ने से आप क्वांटिटी डिमांड बढ़ाते रहे हो लेकिन धीरे धीरे। एक बाइक आप ऐसा नहीं कि 1 लीटर की जगह पे 10 लीटर दूध पीना चालू करते हो, नहीं, धीरे धीरे। जब इसकी मैं बात करूं तो ये बता रहा है इनकम इलास्टिसिटी आपका ग्रेटर देन वन,
ये कौन सा गुड है? लग्जरी गुड्स। यहाँ पे क्या हो रहा है? क्वांटिटी के बढ़ने से, सॉरी मनी इनकम के बढ़ने से क्वांटिटी बढ़ा रहे हो, बट तेजी से, इंक्रीजिंग रेट में। कैसे? अगर आपकी मनी इनकम रेट सपोज M4 हो जाए, सेम रेशियो से बढ़ेगा। देखो आप क्वांटिटी कितना बढ़ा दोगे। आप यहाँ पे आ गए क्वांटिटी, तो क्वांटिटी आप बढ़ा रहे हो बट एट अ इंक्रीजिंग रेट। तो ये क्या आ गया? लग्जरी गुड। यहाँ पे क्या है आपके पास? इनकम इलास्टिक ग्रेटर देन 1 है। और थर्ड वन में जिस रेशियो से वन इनकम बढ़ रहा है उसी रेशियो से क्वांटिटी भी आप बढ़ा रहे हो। इसको आप वैसे नाम के फॉर्म में कंफर्ट गुड्स बोल सकते हो, लीनियर गुड्स भी बोला जाता है। क्लियर है? और ये तीनों के तीनों जो डायग्राम मैंने बनाई, ये तीनों के तीनों डायग्राम क्या है? एंजल कर्व ही है। एंजल कर्व क्यों है? क्योंकि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? क्वांटिटी डिमांडेड एंड मनी इनकम के रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कराने का एक मेन मोटिव यही है कि पिछले 12 साल में एक बार पेपर में ये आया हुआ था कि क्वांटिटी डिमांडेड एंड मनी इनकम के रिलेशनशिप को जब शो करते हैं तो वो कौन सा कर्व बनता है। तो बच्चा तो या तो क्वांटिटी डिमांड कर्व लिख कर आएगा, या कोई बोला कि डिमांड कर्व इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, कोई बोल देगा सप्लाई कर्व लिख के आएगा। नहीं, ये एक एंजल कर्व। भले उस साल बच्चों को सभी को इस क्वेश्चन के लिए मार्क्स मिले थे क्योंकि आपके डायरेक्टली रीडिंग्स में गिवन नहीं है, बट अगर आपको आता है पहले से तो आप आराम से एग्जाम में लिख कर आओगे, तो जो एग्जामिनर होगा आपको अच्छा है पूरा का पूरा मार्क्स देगा। क्लियर है? एनीवन, किसी को डाउट? बोलो नो यहाँ तक, सर। किसी को डाउट? एनीवन? ओके। ये तो सीखना चाहिए ना, अगर हम किसी चीज की किसी पर्टिकुलर दो पॉइंट्स के बारे में या दो वेरिएबल के बारे में रिलेशनशिप जान रहे हैं, तो उस रिलेशनशिप से जो कर्व बनेगा या उस रिलेशनशिप को हम लोग क्या बोलते हैं उसका नाम भी तो पता होना चाहिए ना। तो वो है नाम एंजल का। ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास इनकम इलास्टिसिटी जो है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो है सेमेस्टर 1 का जो सिलेबस है आपका वो हो चुका है। इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। पेपर में न्यूमेरिकल ही पूछेगा तो न्यूमेरिकल की जो ऊपर मैंने फॉर्मूला आपको लिखवाए हैं वो फॉर्मूला लिखना है। अगर भाग बहुत अच्छा रहा, आप लोगों का लक बहुत अच्छा रहा, तो हो सकता है कि ये पूछ ले तो आप ये सब लिख सकते हो। अब चलिए, अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं। अब बेसिकली हम लोग चैप्टर नंबर 6 मैनक्यू को स्टार्ट कर रहे हैं। ओके। तो चैप्टर नंबर 6 मैनक्यू में पहली बार अब गवर्नमेंट आ रहा है आपके इकोनॉमिक के सिलेबस में। गवर्नमेंट आ रहा है तो कहने का मतलब क्या हो रहा है कि कुछ पॉलिसी लेके आ रहा है। तो कौन सी पॉलिसी पढ़नी है? तो जो पॉलिसी आपने क्लास 11th में पढ़ा था उसी पॉलिसी को यहाँ से पे पढ़ना है, दैट इज कंट्रोल ऑफ प्राइस। तो मैं हेडिंग डाल रहा हूं, प्राइस कंट्रोल। हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने क्लास 11th में पढ़ा हो, और सिंस कई सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो साइंस बैकग्राउंड के हैं, तो मैं थोड़ा सा इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। तो जिनको आता है तो प्लीज ध्यान से सुन लेना यार, तुम भी सुन लेना अच्छे तरीके से। ऐसा नहीं कि आप ये समझना कि आपको यार सब कुछ आता है, बट ठीक है, मैं थोड़ा बेसिक लेके चलूंगा सो डैट कि जो साइंस वाले बच्चे हैं उसको भी समझ जाए। चलिए, वैसे तो सिलेबस में आपका वही जो क्लास 11th में आप छोड़ के आए थे उसी को बस थोड़ा आगे बढ़ाया गया है और कुछ नहीं है। लेकिन थोड़ा क्लास 11th में आप डायरेक्ट वे में पढ़ते थे, यहाँ पे थोड़ा इलास्टिसिटी से भी कंपेयर कराया गया है। ओके। चलो, प्राइस कंट्रोल का बेसिकली मतलब क्या होता है कि समटाइम्स गवर्नमेंट मार्केट में इंटरवीन करती है और प्राइस को कंट्रोल करती है, कमोडिटी के प्राइस को, सो डैट कि कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ सही रहे। लेटर सपोज कई बार जो है प्राइस कंट्रोल किया जाता है फॉर कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू के कारण, और कई बार प्राइस कंट्रोल किया जाता है फॉर प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू के कारण। ठीक है। जैसे होता है कई बार कि हम लोग प्राइस अच्छा, जब भी प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग सोचते हैं तो गवर्नमेंट कई बार क्या करती है, सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड कर देती है, जैसे फार्मर के केस में होता है। तो वो सब चीजें भी आप पढ़ोगे, लेकिन आपको यहाँ पे समझना है कि गवर्नमेंट मार्केट में इंटरवीन कर रही है और प्राइस को कंट्रोल कर रही है। ओके। तो अब जो गवर्नमेंट मार्केट में इंटर करके प्राइस को कंट्रोल करेगी वो कुछ इस तरीके से करेगी, या तो प्राइस किसी चीज का प्राइस की एक मिनिमम स्टेज तय करेगी या तो मैक्सिमम स्टेज तय करेगी। अब ये क्या है मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखो। जो प्राइस कंट्रोल है ये दो तरीके से होता है। एक होता है प्राइस सीलिंग और एक होता है प्राइस फ्लोर। ओके। सभी को पता है प्राइस सीलिंग क्या है? अच्छा, याद रखने के लिए हम लोग कुछ इस तरीके से बोलते थे, सिंस फ्लोर नीचे होता है तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे जो है हमारे पास एक लीगल मिनिमम प्राइस सेट होता है, लीगल मिनिमम प्राइस सेट बाय गवर्नमेंट।
प्राइस फ्लोर का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट के द्वारा एक लीगल मिनिमम प्राइस सेट कर दिया गया है कि ये मिनिमम प्राइस है, इससे नीचे प्राइस नहीं जाए। तो ये डेफिनेटली प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिट है। प्राइस सीलिंग, सीलिंग मतलब सीलिंग ऊपर होता है छत, तो इसको हम लोग इस तरीके से याद कर सकते हैं, ये होता है लीगल मैक्सिमम प्राइस, मैक्सिमम प्राइस सेट बाय गवर्नमेंट। तो अगर लीगल मैक्सिमम प्राइस किया गया है कि मतलब कि ये एक मैक्सिमम प्राइस है, इससे ज्यादा कोई प्रोड्यूसर चार्ज नहीं कर सकता, ये कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। तो या तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, लीगल मिनिमम प्राइस सेट कर सकती है, या तो लीगल मैक्सिमम प्राइस सेट कर सकती है। आप कैसे करती है मैं आपको समझाता हूँ। चलिए पहले दो मतलब बताया आपको, प्राइस सीलिंग का मतलब लीगल मैक्सिमम प्राइस सेट बाय द गवर्नमेंट, और प्राइस फ्लोर का मतलब लीगल मिनिमम प्राइस सेट बाय द गवर्नमेंट। दोनों को बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं प्राइस सीलिंग के बारे में। प्राइस सीलिंग, ओके। इसमें हम लोग केस वन करके पढ़ेंगे, दो केसेस में पढ़ेंगे। केस वन, ध्यान से देखो। मैंने बोला लेटर सपोज आपके पास ये सिनेरियो, केस वन क्या है अभी मैं बताता हूँ, पर पहले कुछ डायग्राम देख लें। मैंने बोला यहाँ पे आपके पास ये क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाई है, और यहाँ पे आपके पास जो वेरिएबल होगा वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा एग्जांपल लेके चल रहे हो। तो मैं ना प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोरिंग दोनों को हाउस रेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, नो दोनों को हाउस रेंट, प्राइस सीलिंग को मैं हाउस रेंट से समझाऊंगा, प्राइस फ्लोरिंग को मैं दूसरे मेथड से समझाऊंगा। पेपर में जब जाओगे, मतलब आपने बुक को ओपन करोगे, तो प्राइस सीलिंग को उन्होंने क्या किया है कि पहले आपको आइसक्रीम के प्राइस से समझाया है, और उसके बाद फिर हाउस रेंट की उन्होंने भी बात की है। तो मैं एक बार हाउस रेंट को ही लेकर समझाता हूँ और उसी से आगे थोड़ा हम लोग बढ़ेंगे। तो केस स्टडी है कुछ इस तरीके से हाउस रेंट के ऊपर, हाउस रेंट के ऊपर। तो कहने का मतलब हमारे पास कुछ इस तरीके से नॉर्मल सप्लाई है और नॉर्मल डिमांड है। कुछ इस तरीके से हमारे पास नॉर्मल सप्लाई कर एंड नॉर्मल डिमांड कर, ठीक है। तो इकोनॉमी में क्या हो रहा है हमारे पास, ये रहा इक्विलिब्रियम प्राइस, सभी को पता है, जहां पे डिमांड एंड सप्लाई आपस में इक्वेट करते हैं वही हमारे लिए इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। और वहां से हमारे पास इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड इक्विलिब्रियम प्राइस आता है, दिस इज योर इक्विलिब्रियम पॉइंट। इतनी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी मार्केट में सप्लाई हो रही होगी, मतलब मार्केट में ट्रेड हो रहा होगा, और ये इक्विलिब्रियम प्राइस। लेटर सपोज जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो है लेटर सपोज 15,000, ये पर मंथ का रेंट है। तो इकोनॉमी में जितना डिमांड एंड सप्लाई है हाउस का, बेसिकली रेंट के पर्पस में से, रेंट के पर्पस के हिसाब से जो हाउस को दिया जाता है बाय दी प्रोड्यूसर और बाय दी हाउस ओनर, और रेंट के पर्पस से जो लिया जाता है घर बाय दी कंज्यूमर। और बोल सकते हो आप लोग में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो बाहर से आए होंगे, तो उन्होंने भी पीजी में रह रहे होंगे या फ्लैट लेकर आप बैठे होंगे, तो कुछ इस तरीके से। तो मान लेते हैं डिमांड एंड सप्लाई को देखकर, मार्केट में जितना डिमांड एंड सप्लाई था उन सबको देखकर एक इक्विलिब्रियम प्राइस आया पर मंथ रेंट का, वो है 15,000। तो 15,000 जो है मार्केट में अभी चार्ज हो रहा है हाउस ओनर के द्वारा रेंट के फॉर्म में। तो हाउस ओनर 15,000 रुपये ले रहा है और कंज्यूमर 15,000 रुपये दे रहा है एक महीने का रेंट, ठीक है। अब गवर्नमेंट मार्केट में आती है और गवर्नमेंट ने क्या बोला कि एक लीगल मैक्सिमम प्राइस सेट किया। ध्यान से, प्राइस सेलिंग का मतलब क्या है, लीगल मैक्सिमम प्राइस सेट करना। तो गवर्नमेंट ने आया और गवर्नमेंट बोलती है कि गवर्नमेंट सेट लीगल मैक्सिमम प्राइस ऑफ रेंट इज ₹20,000 पर मंथ, ठीक है। तो मार्केट में गवर्नमेंट आती है, उन्होंने बोला कि जो मैक्सिमम प्राइस है, कोई भी हाउस ओनर कंज्यूमर से जो मैक्सिमम रेंट ले सकता है पर मंथ का, वो लेगा 20,000 रुपए, ठीक है। दोबारा सुनो, मार्केट में इक्विलिब्रियम चल रहा था, हाउस ओनर कंज्यूमर से 15,000 ले रहा था, कंज्यूमर हाउस ओनर को 15,000 दे रहा था। गवर्नमेंट आती है और कहती है कि कोई भी होम ओनर जो है वो किसी भी कंज्यूमर से जो मैक्सिमम प्राइस ले सकता है रेंट का, वो ले सकता है 20,000 पर मंथ। तो कहने का मतलब अगर मैं इस 20,000 पर मंथ को ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरीके से आएगा। 15,000 से ऊपर लेट अस सपोज कुछ ये रहा आपके पास, दिस इज द प्राइस ऑफ 20,000, प्राइस सीलिंग है ये।
बोलो। अब बताओ, मैं हाउस ओनर हूँ, आप कंज्यूमर हो, आपसे मैं 15,000 रुपये ले रहा हूँ, आप 15,000 रुपये दे रहे हो। गवर्नमेंट आता है कहता है कि कोई भी हाउस ओनर मैक्सिमम 20,000 से ज्यादा चार्ज नहीं कर सकता, हाउस रेंट नहीं ले सकता। क्या इस अनाउंसमेंट से मार्केट में किसी भी तरीके का कोई भी इम्पैक्ट आएगा? एनीवन? बोलो गाइस। आ सकता है डिमांड सर। तो कम हो रहा है इस पे, सप्लाई इंक्रीज हो रही है। ओके, तुष्टि में रिपीट करो। देखो, मैंने ये पूछा आपसे कि हम मैं हाउस ओनर हूँ और आप लोग जो है रेंटर हो बेसिकली। तो मैंने आप लोगों को फ्लैट दिए, 15,000 रुपये पर मंथ मैं आपसे चार्ज कर रहा हूँ। गवर्नमेंट आती है और मेरे को बोलती है कि कोई भी हाउस ओनर जो है वो 20,000 से ज्यादा चार्ज नहीं करेगा। 20,000 से ज्यादा, मेरे लैंग्वेज को समझो। वो गवर्नमेंट आती है और वो अनाउंस करती है कोई भी हाउस ओनर जो है वो 20,000 रुपये से ज्यादा चार्ज नहीं करेगा। मैं पहले से 15,000 ही ले रहा हूँ, 20,000 से ज्यादा ले ही नहीं रहा हूँ। तो क्या ये अनाउंसमेंट किसी तरीके का इम्पैक्ट डालेगा आपकी इकोनॉमी में? नो। वेरी गुड आंसर। बाकी सारे कोई? सबको समझ में आ रहा है? किसी तरीके का कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि पहले से मैं आपसे 20,000 रुपये ले ही नहीं रहा, पहले से मैं आपसे 15,000 ही ले रहा हूँ। तो गवर्नमेंट ने जो रूल सेट किया है उस रूल से तो मैं पहले से कम ले रहा हूँ। तो उस रूल से कोई भी इम्पैक्ट मार्केट में नहीं आएगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इस टाइम पे जो गवर्नमेंट ने ये एक अनाउंसमेंट किया था, लीगल मैक्सिमम प्राइस जो सेट किया था, इससे मार्केट में अगर किसी भी तरीके का कोई इम्पैक्ट नहीं आता है, तो इस टाइप के सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं नॉन बाइंडिंग प्राइस सीलिंग। नॉन बाइंडिंग प्राइस सीलिंग कहने का मतलब नो इम्पैक्ट इन द इकोनॉमी। नो इम्पैक्ट इन इकोनॉमी। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कुछ इस तरीके से, एक लाइन लिख सकता हूँ यहाँ पे, इफ मैक्सिमम लीगल प्राइस सेट बाय गवर्नमेंट is above the equilibrium price, is above the equilibrium price, then there is no impact in economy। बोलो, यही तो है ना, इक्विलिब्रियम प्राइस से अबव सेट किया गया था मैक्सिमम प्राइस। तो अगर गवर्नमेंट जो है, जो मैक्सिमम लीगल प्राइस है वो इक्विलिब्रियम प्राइस से अबव सेट करती है, देन देयर इज नो इम्पैक्ट इन इकोनॉमी। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझ में आना चाहिए, यही आप आंसर में लिखोगे। ठीक है, क्वेश्चन कैसा आएगा मैं आपको बताता हूँ, बाकी अभी देखते हैं। तो जो मेरा केस वन था वो ये था कि गवर्नमेंट सेट मैक्सिमम लीगल प्राइस, मैक्सिमम लीगल प्राइस above the equilibrium price, above the equilibrium price। तो अगर गवर्नमेंट जो लीगल मैक्सिमम लीगल प्राइस है वो इक्विलिब्रियम प्राइस से अबव अगर सेट करता है, हमारे पास ये डायग्राम बनेगा और हमें समझ में आ गया कि इकोनॉमी में कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। अब सेम सिचुएशन को हम लोग थोड़ा और अच्छे तरीके से देखें। यस, एनीवन, क्या डाउट है? नहीं नहीं, कंज्यूमर को भी, कंज्यूमर अगर मान लेते इस पॉलिसी को बारे में जान भी जाता है तो भी तो फायदा ही है ना कंज्यूमर। इससे कोई फर्क तो पड़ेगा ही नहीं। गवर्नमेंट कह रहा है कि 20,000 रुपये, जो गवर्नमेंट अनाउंसमेंट कर रहा है ये कंज्यूमर को भी पता है और प्रोड्यूसर को भी पता है, दोनों अवेयर है इस इंफॉर्मेशन से। बट दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंज्यूमर पहले से 20,000 रुपये से कम पे कर रहा है और प्रोड्यूसर पहले से 20,000 रुपये से कम ले रहा है। क्लियर? चलो, तो इंफॉर्मेशन सबके पास है। चलिए, अब हमारे पास आता है केस टू। तो केस टू आप सभी को समझ में आ गया होगा क्या है। गवर्नमेंट सेट मैक्सिमम लीगल प्राइस बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस। तो एबव में तो इम्पैक्ट कुछ नहीं आ रहा था, बट बिलो में देखते हैं इम्पैक्ट आता है नहीं आता, वो हम लोग हमें चेक करना है।
तो मैं दोबारा से फिर से सेम एक डायग्राम के हेल्प से हम लोग देखेंगे। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से डायग्राम आएगा। ये रहा क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाई ऑफ हाउस, और यहाँ पे मैंने लिख दिया रेंट। इसके बाद वी हैव नॉर्मल सप्लाई ऑफ हाउस एंड नॉर्मल डिमांड ऑफ, और हमारे पास जहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो रहा है, ये हमारे पास आ गया इक्विलिब्रियम पॉइंट, और ये हमारे पास आ गया इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, कुछ इस तरीके से। लेट अस सपोज जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड प्राइस आया है हमारे पास, दिस इज, वही सेम लेके चलते 15,000 रुपये कि जो अभी हमारे इकोनॉमी में जितनी डिमांड जितनी सप्लाई है, उससे जो इक्विलिब्रियम प्राइस आया वो 15,000 रुपये की, 15,000 रुपये पर मंथ रेंट लगेगा। अब इकोनॉमी में गवर्नमेंट आता है, गवर्नमेंट सेट लीगल मैक्सिमम प्राइस ऑफ रेंट एट ₹12,000 पर मंथ, 12,000 पर मंथ। ये क्या आ गया, बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस। तो अब गवर्नमेंट मार्केट में आती है और एक नोटिस लगाती है। ये नोटिस डिमांड मतलब प्रोड्यूसर और सप्लायर दोनों सुनेगा, दोनों देखेगा, दोनों इससे अवेयर होंगे। तो गवर्नमेंट बोलती है कि कोई भी प्रोड्यूसर, कोई भी हाउस ओनर जो है, वो 12,000 रुपए से ज्यादा रेंट नहीं ले सकता। अगर 12,000 रुपए से ज्यादा रेंट लगे लेगा तो उसके ऊपर जो है, लेटर सपोज कोई भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कोई भी लॉफुल इन्फॉर्मेशन अगर मान लेते, कोई शिकायत कर देता, कोई कंप्लेन कर देता है कंज्यूमर, तो उसके ऊपर फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। तो अब इससे क्या मैं बोल सकता हूँ, यहाँ पे जो ड्रॉ होगा डायग्राम हमारा कुछ कुछ इस तरीके से होगा। नो, गवर्नमेंट के द्वारा जो है प्राइस जो सेट हुआ कुछ ऐसा हुआ है। इस बार प्राइस सीलिंग कुछ ये है मेरा, और जो प्राइस है वो है 12,000। तो क्या आज इकोनॉमी में इम्पैक्ट आएगा? जो कंज्यूमर है वो क्या बोलेगा, अब तो मैं 12,000 रुपये ही दूंगा, और प्रोड्यूसर को 12,000 रुपये लेना ही पड़ेगा क्योंकि यही ऑर्डर है गवर्नमेंट के द्वारा। अगर 12,000 से ज्यादा चार्ज करोगे और कंप्लेन आ गया तो प्रॉब्लम में आ जाओगे। तो क्या मैं बोल सकता हूँ एट 12,000 कंज्यूमर के द्वारा डिमांड बढ़ जाएगा इकोनॉमी में। आप कंज्यूमर ज्यादा प्रीफर करना चाहेगा। लेटर सपोज आप पहले अगर 5 लोग मिलकर एक ही फ्लैट में एडजस्ट हो रहे थे, सिंस रेंट कम हो गया तो आप 3-3 लोग मिलकर अलग अलग फ्लैट लेंगे। तो फ्लैट की क्वांटिटी डिमांड जो है वो बढ़ चुकी है। और लेकिन सिंस अब जो है मान लेते हैं कि जो सिंस जो चार्जेस है, जो रेंट है वो कम हो गया है, तो सप्लायर प्रोड्यूसर जो है वो क्या कर देगा, सप्लाई कम करना चाहेगा। सप्लाई कम करना चाहे कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हो कि जो एज ए हाउस ओनर, मैं ना इसी फील्ड में रहता हूँ, मैं एक बिल्डर हूँ, मेरा काम ही यही है कि मैं हर जगह फ्लैट खरीदूं और रेंट पे लगाऊं। और मैं देखूंगा कि जब रेंट ही कम हो चुका है तो इसमें प्रॉफिट ही नहीं है, तो मैं आगे अपने चीजों को बढ़ाऊंगा ही नहीं। तो क्या मैं सप्लाई को कम कर रहा हूँ? तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इस वजह से हमारे इकोनॉमी में इतने से शॉर्टेज आ चुका है? yes sir. ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर अगर सप्लाई कम होगा तो फिर कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट नहीं होगा सप्लाई का? नहीं, अभी कम शिफ्ट नहीं करना, मतलब जितना ये अवेलेबल है ये तो रहेगा ही ना, कभी आप घर तोड़ थोड़ी दोगे। ठीक है। ओके सर। हाँ, तो हमें सप्लाई कम, ऐसा नहीं कि बिल्डिंग में तोड़ दूंगा वहां से, ऐसा नहीं है। एक तरीके से शॉर्टेज आ जाएगा, मतलब जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे अभी इकोनॉमी रहेगी एट 12,000 पे, कंज्यूमर फ्लैट की डिमांड बढ़ा देगा और प्रोड्यूसर के द्वारा सप्लाई कम रहेगा, और हमारी इकोनॉमी में एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे शॉर्टेज रहेगी। क्लियर? और एक्चुअली में देखा जाए ना तो ऐसा सप्लाई कर बनता भी नहीं है हाउस रेंट में। अब कैसा सप्लाई कर बनेगा वो मैं आपको बताऊंगा, बट फिलहाल के लिए हम लोग वैसे बना रहे हैं। चलिए, किसी को एनीवन किसी को डाउट शॉर्टेज के कंसेप्ट में, कि अगर प्राइस सीलिंग जो है आपका हो रहा है, अगर गवर्नमेंट के द्वारा जो मैक्सिमम प्राइस सेट किया जा रहा है वो बिलो द इक्विलिब्रियम है, तो ऑन दैट टाइम इकोनॉमी में इम्पैक्ट आएगा और शॉर्टेज होगी, डिमांड बढ़ जाएगा उस सामान का, और सप्लाई जो है वो कम हो जाएगा। क्लियर है? तो क्या मैं यहां से लिख सकता Yes. हूँ कि देर इज बाइंडिंग प्राइस सीलिंग, इसको बोलते हैं लोग बाइंडिंग प्राइस सीलिंग, और यू कैन से इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी, या इस तरीके से
इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमी ना लिखकर सीधा आप ऐसे लिख सकते हो, देर इज शॉर्टेज इन द इकोनॉमी, देर इज शॉर्टेज इन द इकोनॉमी। ओके, सो एक लाइन हम लोग लिख सकते हैं यहां से, इफ गवर्नमेंट सेट लीगल मैक्सिमम प्राइस above the, not above, below the equilibrium price, then there is shortage in the economy, shortage in the economy। तो कहने का मतलब दो चीजें मैं बता रहा हूँ, गवर्नमेंट के प्राइस कंट्रोल से अगर इकोनॉमी में इम्पैक्ट आया है तो उस टाइम पे उस सॉल्यूशन को बोलते हैं बाइंडिंग सॉल्यूशन, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इम्पैक्ट आया तो मैंने यहाँ पे लिखा है बाइंडिंग, देख लो। ठीक है, और अगर गवर्नमेंट के प्राइस कंट्रोल से आपकी इकोनॉमी में कोई इम्पैक्ट नहीं आता तो हम लोग उसको बोलते हैं उस टाइम पे नॉन बाइंडिंग। ठीक है, प्राइस सीलिंग के केस में अगर गवर्नमेंट का लीगल मैक्सिमम प्राइस अबव द इक्विलिब्रियम होगा तो ऑन दैट टाइम नॉन बाइंडिंग आएगा, मतलब देयर इज नो इम्पैक्ट इकोनॉमी। और अगर जो आपका प्राइस सीलिंग है वो बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस होगा तो ऑन दैट टाइम बाइंडिंग सॉल्यूशन आएगा, और यू कैन से देयर इज अ शॉर्टेज इन द इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी में इम्पैक्ट पड़ रहा है। यहां तक क्लियर है? एनीवन, किसी को डाउट प्राइस सीलिंग के दोनों केस में? सबको समझ में आ रहा है? इसी चीज को आपको एक्सप्लेन करना है, पेपर में आपको इसी तरीके से डायग्राम बनाना है। ओके, जिसमें कि मेन लाइन आपका ये है, आपको ये समझ में आना चाहिए। चलिए, लेट अस सपोज एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, मान लेते पेपर में कुछ ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। यस, एक डाउट हमारे पास, सर एक बार केस टू दोबारा एक्सप्लेन कर दो। अच्छा, केस टू में तो कुछ इस तरीके से हुआ है कि पहले ना इक्विलिब्रियम पे थे, इक्विलिब्रियम रेंट था 15,000, मतलब कि जितनी मार्केट में डिमांड थी और जितनी मार्केट में सप्लाई थी हाउस रेंट की, उन दोनों को इक्वेट करके जो हाउस रेंट आया था वो आया था 15,000 का, मतलब कि जो प्रोड्यूसर है वो 15,000 रुपये रेंट चार्ज कर रहा था और कंज्यूमर 15,000 रुपये पे कर रहा था। गवर्नमेंट मार्केट में आती है और वो अनाउंस करती है कि कोई भी प्रोड्यूसर, कोई भी हाउस ओनर 12,000 रुपए से ज्यादा चार्ज नहीं करेगा रेंट। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक लीगल मैक्सिमम प्राइस सेट कर दिया 12,000। तो गवर्नमेंट आई मार्केट में और बोलती है कि कोई भी प्रोड्यूसर 12,000 से ज्यादा चार्ज नहीं करेगा। तो इस चीज के बारे में सब अवेयर है, कंज्यूमर भी और प्रोड्यूसर भी। तो अब जो प्रोड्यूसर है जो हाउस को लगा रहे हैं रेंट के ऊपर में, वो 12,000 रुपए से ज्यादा रेंट तो नहीं चार्ज कर सकते, तो उसे 12,000 रुपए ही लेना पड़ेगा, और कंज्यूमर को आप 12,000 रुपए देना पड़ेगा। तो एज अ कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचोगे तो किसी चीज का प्राइस कम हुआ तो कंज्यूमर क्या करेगा, उसका डिमांड को बढ़ा देगा। तो कंज्यूमर ने क्या किया, अपने डिमांड को बढ़ा दिया, तो कंज्यूमर इस पॉइंट पे आ चुका है जहां पे मैंने मल्टी कलर से भी पॉइंट किया। और सप्लायर ने क्या किया, इस पॉइंट पे तो 12,000 रुपए पे वो अपनी सप्लाई को कम कर देगा, तो सप्लायर ये रहा। तो देयर इज शॉर्टेज इन द इकोनॉमी, क्योंकि एट 12,000 कंज्यूमर ज्यादा फ्लैट लेना चाह रहा है और प्रोड्यूसर कम फ्लैट रेंट पे लगाना चाह रहा है। तो देयर इज अ शॉर्टेज इन द इकोनॉमी एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। क्लियर है? क्लियर तो ठीक, चलो ठीक है। तो लेट सपोज हमारे पास कुछ इस तरीके से एक्सक्यूज क्वेश्चन मी आते सर। हैं। यस। सर ये पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे होगा? अब पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम का बेसिकली मतलब हो रहा है कि जिस टाइम पे गवर्नमेंट अनाउंसमेंट कर रही होती है, शॉर्ट रन टाइम पीरियड की बात नहीं कर रहा हूँ, उस टाइम पे जो इकोनॉमी में इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि लॉन्ग रन में सब फिर ठीक हो जाता है। आगे जाके पढ़ोगे तो लॉन्ग रन में इकोनॉमी हमेशा अपने नेचुरल रेट पे आ जाती है, कभी वो ऊपर नीचे नहीं होती। ओके सर। ठीक है, सो क्वेश्चन आपके पास है कि क्वांटिटी डिमांडेड आपको दे रखा है किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी का, लेट सपोज आइसक्रीम का, वो ये दे रखा है 20 माइनस में पी। और इसी आइसक्रीम का जो आपको क्वांटिटी सप्लाइड दे रखा है वो दे रखा है आपको 3 पी। आपको एग्जामिनर बोलता है पहले पार्ट में फाइंड आउट इक्विलिब्रियम प्राइस, फाइंड आउट इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। इसके बदले एग्जामिनर आपको 1 नंबर देगा। बी पार्ट में बोलता है आपको कि व्हाट विल इम्पैक्ट, व्हाट विल इम्पैक्ट ऑन, ओके, इकोनॉमी
when government set legal maximum price, legal maximum price of that commodity, of that commodity at rupees, चलो, at rupees 4 per unit and at rupees 6 per unit। ठीक है। जो बी पार्ट है इसके लिए एग्जामिनर आपको देगा या तो 3 नंबर या तो 4 नंबर। 3 नंबर देता है तो टोटल क्वेश्चन 4 मार्क्स के बन गए, 4 नंबर देता है टोटल क्वेश्चन 5 मार्क्स के बन गए। तो ये आपका क्वेश्चन एक प्राइस सीलिंग के करॉस्पॉन्ड में, कैसे, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट आया हुआ है और वो एक लीगल मैक्सिमम प्राइस सेट कर रहा है। तो लीगल मैक्सिमम प्राइस से आपको समझ जाना ये प्राइस सीलिंग का कंसेप्ट है। ओके। इस टाइप के क्वेश्चन अगर पेपर में आते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से प्रोसीड करना है। सबसे पहले तो डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट डायग्राम आपको 1 नंबर मिलेगा, 4 नंबर कट जाएंगे। ठीक है। जैसे बोलते हैं बाबा जी का ठुल्लू वाला कंसेप्ट, सेम वही होगा। विदाउट डायग्राम कुछ नहीं। इकोनॉमिक्स का मतलब है ग्राफ। ग्राफ आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो सीख लो, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा पेपर में आप। सो बेसिकली यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाई, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्राइस। ओके। अब डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो हमारे पास ये जो क्वांटिटी डिमांडेड फंक्शन दे रखा है एक लीनियर फंक्शन है, तो एक लीनियर डायग्राम बनेगा। कहने का मतलब जब आप प्राइस 0 रखोगे तो क्वांटिटी आप 20 ले सकते हो। एट प्राइस 0 पे जो क्वांटिटी होगा वो आप 20 ले सकते हो। और जब क्वांटिटी 0 होगा तो प्राइस की वैल्यू 20 आ जाएगी। मतलब जब क्यू की जगह पे आप 0 पुट कर दोगे, यहाँ पे 0 पुट कर दोगे तो पी की वैल्यू 20 आ जाएगी। तो लीनियर डायग्राम आई थिंक आप सभी को आना चाहिए बनाना। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 20। सो ये रहा आपके पास, चलिए ये रहा आपके पास 20। अब इन दोनों पॉइंट को मिलाकर जो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया जाएगा, दैट इज योर डिमांड कर्व। ये रहा आपके पास डिमांड कर्व। अब सप्लाई कर्व की बात करते हैं तो सप्लाई कर्व क्या है, तो क्यू एस इज इक्वल टू 3P। तो 3P कहने का मतलब कि जब प्राइस 1 होगा तो क्वांटिटी आप 3 लोगे। तो कुछ इस तरीके से आपका सप्लाई कर्व बनेगा। मैं एक रफ फिगरली कुछ इस तरीके से बनाता हूँ जिसकी स्लोप कुछ ऐसी हो। चलो, कुछ ऐसा आपका बनेगा। दिस इज योर सप्लाई कर्व। ओके। जहां पे ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यही इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और आपको इक्विलिब्रियम प्राइस निकालना है। ये बताएगा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इक्विलिब्रियम प्राइस कैसे निकालेंगे। इक्वेट करके सर। क्वांटिटी बिल्कुल सप्लाई इज सही, इक्वल टू क्वांटिटी डिमांड। वेरी गुड। चलो ठीक है, ए पार्ट में हम लोग यही करेंगे, क्यू डी इज इक्वल टू क्यू एस। तो 20 माइनस में पी इज ओके इक्वल है। टू 3P। तो पी इज इक्वल टू आ जाएगा 5 और क्यू इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा आई थिंक 50। तो कहने का मतलब इक्विलिब्रियम सर प्राइस ये जो है आपके ग्राफ एक पास, बार फिर से रिपीट करना। ओके कर रहा हूँ आगे। तो इक्विलिब्रियम प्राइस है 5 एंड क्वांटिटी है 50। ये ना ग्राफ मैंने कुछ इस तरीके से बनाया है कि आपके पास ना पहले क्वांटिटी डिमांडेड का डायग्राम था, ये एक लीनियर डायग्राम है। तो जब आप प्राइस की प्लेस पे 0 पुट करोगे ना तो क्वांटिटी की वैल्यू 20 आएगी। तो मैंने यहाँ पे 20 पुट कर दिया क्वांटिटी पे। और जब आप क्वांटिटी के प्लेस पे 0 पुट कर दोगे तो यहाँ से मतलब पी उस तरफ जाएगा तो प्राइस की वैल्यू 20 आ जाएगी। तो मैंने प्राइस वाले एक्सिस पे प्राइस की वैल्यू 20 पुट कर दिया। और इन दोनों मिलाकर, इन दोनों मतलब पॉइंट को मिलाकर जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगा वही होगा हमारा डिमांड का। क्लियर। और सप्लाई के लिए मैंने क्या किया है, एक बेसिक आप सप्लाई कुछ इस तरीके से बनाते हैं कि जब प्राइस 1 होगा तो क्वांटिटी 3 होगी। तो कुछ ऐसा आप बोल सकते हो, एट प्राइस 1 पे क्वांटिटी 3 होगी, मतलब जिसका स्लोप आपके पास 3 आ जाएगा, कुछ इस तरीके से। क्लियर है। 0 पे 0, 1 एट प्राइस 1 पे क्वांटिटी 3, एट प्राइस 2 पे क्वांटिटी 6 एंड सो ऑन सो फोर्थ। क्लियर आदि। यस सर। ओके। चलो, तो बेसिकली आपके पास ये पहला पार्ट तो आ चुका है, 1 नंबर आपको मिल चुका है। अब देखते हैं बी पार्ट में। बी पार्ट में बोला कि अगर मान लेते हैं प्राइस जो है पहले लेके चलते 6 रुपीज, अगर गवर्नमेंट लीगल मैक्सिमम प्राइस 6 रुपए सेट करती है तो क्या मैं बोल सकता हूँ 6 रुपए, कहने का मतलब इस 5 रुपए से ऊपर कहीं ना कहीं आएगा। यस सर। क्या बताओ इससे इकोनॉमी में किसी भी तरीके का कोई इम्पैक्ट आएगा। नो सर। तो व्हेन गवर्नमेंट
सेट लीगल मैक्सिमम प्राइस, आप इसको कुछ इस तरीके से लिखोगे, लीगल मैक्सिमम प्राइस at ₹6, then there is no impact on economy, no impact on economy, और यू कैन से बोल सकते हो नॉन बाइंडिंग सॉल्यूशन आएगा। अब दूसरा लेके चलते हैं, जब गवर्नमेंट जो है इकोनॉमी में जो है सेट कर देती है प्राइस को 4, क्योंकि आपके पास दो सिनेरियो था ना, 6 और 4 दोनों पूछा गया था, ये रहा 4, ये रहा, ठीक है। तो 4 कहने का मतलब बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस, लेट अस सपोज समवेयर हियर, ये आपके पास 4 है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जब प्राइस 4 होगा तो जो सप्लायर है वो अब इतना सप्लाई करना चाहेगा, और जो डिमांडर है वो इतना डिमांड करना चाहेगा, तो देयर इज अ शॉर्टेज इन द इकोनॉमी। Yes, sir. अब इस प्राइस 4 को अगर मैं अपने क्वांटिटी डिमांड वाले फंक्शन एंड क्वांटिटी सप्लाई वाले फंक्शन में पुट करूंगा, तो क्या मेरे पास ये दोनों येलो पॉइंट वाला वैल्यू आ जाएगा। Yes, sir. जब मैं इस 4 को पुट करता हूं अपने क्वांटिटी डिमांडेड में, जो कि ये है, तो बताओ क्वांटिटी डिमांड कितना आएगा, 16। Yes, तो sir. एट प्राइस P इक्वल टू 4, जो अब कंज्यूमर है वो चाहेगा कि मैं 16 यूनिट ऑफ दैट कमोडिटी को कंज्यूम करूं, और एट प्राइस P इक्वल टू 4 जो सप्लायर है, जब यहाँ पे आप P इक्वल टू 4 पुट करोगे तो 3 4 जा 12 आ जाएगा, और सप्लायर जो है एट प्राइस P इक्वल टू 4 पे 12 यूनिट को ही सप्लाई करना चाहेगा। तो क्या मैं Yes. बोल सकता हूं देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ 4 यूनिट, Shortage. ठीक है। तो इसी चीज को आप फिर आपको यहाँ लिखना है, व्हेन गवर्नमेंट सेट लीगल मैक्सिमम प्राइस at ₹4, then there is shortage of 4 unit in the economy of that commodity. Four unit of commodity in the economy. क्लियर है ये वाला डायग्राम एज वेल एज सॉल्यूशन सभी को। पेपर में अगर आता है तो ये आपको या तो 4 मार्क्स में आएगा या 5 मार्क्स में आएगा, और आएगा पक्का यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन, चाहे थ्योरेटिकल बेसिस पे आ जाए, चाहे इस तरीके से नंबर के बेसिस पे आ जाए। थ्योरेटिकल बेसिस पे भी आएगा तो बस यही लिखा रहेगा, यहाँ पे जो मैंने 4 और 6 कर दिया, ये 4 और 6 नहीं लिखा रहेगा, यहाँ पे आपको बस इस तरीके से लिखा होगा कि व्हेन गवर्नमेंट जो है लीगल प्राइस सेट कर रहा है अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस और बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस। तो आपको दोनों के कॉरस्पॉन्ड में जो दो डायग्राम मैंने बनाए हैं वो डायग्राम आपको बनाने पड़ेंगे। क्लियर है एनीवन, किसी को डाउट प्राइस सीलिंग में? नो आगे सर। बढ़े, चलो वेरी गुड। Yes, sir. चलिए, तो हमारे पास अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट आएगा दैट इज प्राइस फ्लोर। और प्राइस फ्लोर क्या होता था, लीगल मिनिमम प्राइस सेट बाय द गवर्नमेंट। ओके, तो इसमें भी हम लोग दो डिफरेंट केस लेकर पढ़ेंगे, केस 1, ठीक है। चलो केस को बाद में हम लोग डिफाइन करते हैं, पहले डायग्राम बना के सीखते हैं क्या है यहाँ पे। चलिए, मैंने यहाँ पे लिखा क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाई ऑफ लेबर, और लेबर के करस्पॉन्ड में हम उसको पे करते हैं वेज रेट, ठीक है। तो यहाँ पे वेज के करस्पॉन्ड में हम लोग सीख रहे हैं प्राइस फ्लोर को। चलिए, अब इकोनॉमी में जितनी लेबर की सप्लाई है और जितनी लेबर की डिमांड है, जब इन दोनों डायग्राम को इंटरसेक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट, विच इज दिस पॉइंट। यहां से हम लोग निकाल सकते हैं कि इकोनॉमी में अगर ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है तो कितने लोगों को, मतलब कितनी लेबर की डिमांड एंड सप्लाई हो रही है, लेट अस सपोज दिस क्यू यूनिट, और यहां से हमारे पास आ जाएगा इक्विलिब्रियम वेज। लेट अस सपोज मैंने इसको नंबर के फॉर्म में लिखा कि ₹100 पर डे, तो इक्विलिब्रियम वेज है ₹100 पर डे। तो एक लेबर को अगर आप काम दे रहे हो
तो उसके बदले में आपको एक दिन का उसको जो मजदूरी देनी है, जो वेज पे करना है, वो है 100 रुपये। अब इकोनॉमी में गवर्नमेंट आती है, गवर्नमेंट सेट लीगल मिनिमम प्राइस बिलो द इक्विलिब्रियम पॉइंट या बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस। गवर्नमेंट आती है और गवर्नमेंट ने सेट किया मिनिमम प्राइस बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस, और यू कैन से ऐसा लिख सकते हो, गवर्नमेंट सेट इक्विलिब्रियम प्राइस एट ₹80 पर डे, कुछ ऐसा। तो एट ₹80 पर डे का कहने का मतलब क्या है, जो अगर मैं डायग्राम इसको ड्रॉ करूं, कुछ इस तरीके से डायग्राम ड्रॉ होगा। लेट सपोज ये रहा आपके पास 80, ठीक है, ये रहा आपके पास 80। अब ध्यान से, ये आपके पास जो हुआ ये हुआ है प्राइस फ्लोर हुआ है। ओके, अब ध्यान से सुनो, मान लेते हैं मैं लेबर हूँ और आप लोग प्रोड्यूसर हो, या आप लोग मान लेते हैं फैक्ट्री का ऑनर हो। आपने क्या किया कि मेरे को पूरे दिन काम करवाया और बदले में मेरे को 80 रुपए दे दिए, सो नॉट 80 रुपए, 100 रुपए दे दिए। अब गवर्नमेंट आती है और ना मेरे को और आपको दोनों को बोलती है कि देखो, अब जो है हमारे कंट्री में जो लीगल मिनिमम प्राइस, जो लीगल मिनिमम वेज होगा, वो होगा 80 रुपए। जो लीगल मिनिमम वेज होगा वो होगा 80 रुपए। तो कोई भी फैक्ट्री का मालिक या कोई भी प्रोड्यूसर लेबर को 80 रुपए से कम नहीं देगा। मैं आपके यहाँ काम करता था, बदले में आप मेरे को 100 रुपए देते थे। गवर्नमेंट एक तीसरा बंदा आया और बोलता है कि कोई भी मालिक जो है अपने लेबर को 80 रुपए से कम नहीं देगा। क्या कोई इम्पैक्ट पड़ेगा हम दोनों के ऊपर? बोलो एनीवन। सर एक बार रिपीट कर दो क्या कह रहे चलो मैं दोबारा सर रिपीट नहीं करता आया। हूँ, ध्यान से। मैं ना आपके पास काम करता था और आप पूरे दिन की जो मजदूरी है वो मेरे को 80 रुपए, 100 रुपए देते थे, ठीक है, नॉर्मल। तो मैं पूरे दिन काम करता था, बदले में आप मेरे को 100 रुपए देते थे। कोई तीसरा बंदा आया और आपको एक अनाउंसमेंट देके जा रहा है कि अगर कोई लेबर आपके यहाँ काम कर रहा है तो उसको आप 80 रुपए से कम नहीं दे सकते, 80 रुपए से कम दोगे तो फिर आप जो है प्रॉब्लम में आ जाओगे। तो बताओ, क्या इसका अनाउंसमेंट किसी तरीके का कोई इम्पैक्ट डालेगा हम दोनों के ऊपर? क्योंकि आप पहले से मेरे को 100 रुपए दे रहे हो, तो नहीं 80 से आएगा। कम नहीं दोगे तो ये नो सेंटेंस सर। तो कोई मतलब नहीं बनता ना। तो हम यस लोग सर। क्या बोल सकते हैं कि प्राइस फ्लोर अगर इक्विलिब्रियम प्राइस के बिलो है तो देर विल नो इम्पैक्ट इन द इकोनॉमी। तो इस यस टाइम पे आप जो हमारे पास है ये मेरे लिए नॉन बाइंडिंग सॉल्यूशन होगा, नॉन बाइंडिंग प्राइस फ्लोर, और यू कैन से नो इम्पैक्ट इन द इकोनॉमी। ओके, सो क्या मैं यहां से एक लाइन लिख सकता हूं? क्या लाइन होगा? इफ गवर्नमेंट सेट लीगल मिनिमम प्राइस, ये मिनिमम प्राइस है और यू कैन से वेज भी, आप हमारे एग्जांपल में वेज है बट यहाँ मैं प्राइस लिख रहा हूँ। इफ गवर्नमेंट सेट लीगल मिनिमम प्राइस बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस, देन देयर इज नो इम्पैक्ट इन द इकोनॉमी। क्लियर? तो जो पहला केस हम लोग पढ़ रहे थे, ये कौन सा केस था? गवर्नमेंट सेट लीगल मिनिमम प्राइस बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस। चलिए, अब हम लोग आते हैं दूसरे केस में। तो प्राइस सेलिंग एंड प्राइस फ्लोरिंग में थोड़ा उल्टा हो रहा है। प्राइस फ्लोर बिलो वाले पे काम करता था, एबव पे काम नहीं करता था। प्राइस से सॉरी, प्राइस सेलिंग जो पढ़ा था अभी हमने, बिलो पे काम करता था, एबव पे काम नहीं करता था। प्राइस फ्लोर बिलो पे काम नहीं कर रहा, अब एबव पे काम करेगा नहीं करेगा वो देखते हैं। तो गवर्नमेंट सेट लीगल मिनिमम प्राइस एबव द इक्विलिब्रियम प्राइस। तो फिर से वही सिनेरियो हम लोग एक बार क्रिएट कर लेते हैं, एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाई ऑफ लेबर, और ये आपके पास है तो वेज जो आप लेबर को पे कर रहे हो, वेज। तो इसके क्रॉसपॉन्ड में ये लेबर का डिमांड है
एंड वी हैव सप्लाई ऑफ लेबर। जहां पे आपस में ये इक्वेट हो रहे हैं, दिस इज योर इक्विलिब्रियम पॉइंट, और ये है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ लेबर। लेट अस सपोज इस टाइम पे जो वेज है आपका वो है 100 रुपीज, इसको वेज लिख लेते हैं। ठीक है। अब गवर्नमेंट मार्केट में आती है, सेट करती है लीगल मिनिमम प्राइस या लीगल मिनिमम वेज, लिख लो इसको आप, लीगल मिनिमम वेज ऑफ रुपीज 120 पर डे। तो कहने का मतलब मैं आपके पास काम कर रहा हूँ, बदले में आप मुझे 100 रुपये पर डे के हिसाब से दे रहे हो। आप कोई तीसरा आता है, गवर्नमेंट आता है और आपको बोलता है कि कोई भी ऑनर, कोई भी फैक्ट्री जो है अपने लेबर को 120 रुपये से कम नहीं दे सकता पूरे दिन के काम के लिए। तो क्या आज इकोनॉमी में इम्पैक्ट आएगा? यस। Yes, sir. आएगा, क्योंकि एज ए लेबर मैं अब आपसे 120 रुपये मांगूंगा। अगर आप मेरे से कोई 120 रुपये नहीं दोगे तो मैं आपकी कंप्लेन कर दूंगा, फिर आप सप्लाई प्रॉब्लम में बढ़ आ जाएगी, जाओगे। डिमांड कम। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो गया, अब जैसे ही प्राइस फ्लोर अबव द इक्विलिब्रियम आया तो 120 रुपये तो आप मेरे को मिलेंगे पक्का है, क्योंकि ये मिनिमम प्राइस है। तो मैं अब ज्यादा क्या करना चाहूंगा, काम करना चाहूंगा, तो लेबर की सप्लाई बढ़ जाएगी। मतलब जो लोग पहले मतलब काम नहीं करना चाहते थे, क्या 100 रुपये में काम करूंगा, घर में बैठते थे, आज उसको 120 रुपये मिल रहे हैं तो वो भी काम करने के लिए चाहेगा। तो लेबर की सप्लाई बढ़ गई। बट जो काम करवाना चाहते थे, लेबर की डिमांड, वो उन्होंने क्या किया, कम कर दिया। क्यों? क्योंकि सिंस लेटर सपोज अगर मान लेते हैं लेबर का वेज बढ़ जाएगा, तो बहुत सारी कंपनी ये सोचने लगेगी कि यार आप लेबर के जो कॉस्ट है वो बढ़ चुका है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि एक टेक्नोलॉजी ले आता हूँ, किसी तरीके का मशीन ले आता हूँ जो 5 लेबर का काम एक ही बार में कर दे। तो जो कंपनी है वो लेबर इंटेंसिव से टेक्निकल इंटेंसिव पे क्या करेगी, कन्वर्ट हो जाएगी। तो कंपनी के द्वारा, फैक्ट्री के द्वारा डिमांड कम कर दिया जाएगा और जो लेबर है उनके द्वारा सप्लाई बढ़ा दिया जाएगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ इकोनॉमी में एक सरप्लस आ जाएगा? यस सर। बोलो। क्योंकि इकोनॉमी में अब जो है काम करने के लिए इतने लोग हैं और काम ज्यादा। करवाने के लिए कम लोग हैं, डिमांड कम है। तो अगर किसी पर्टिकुलर चीज का डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ देयर इज एक्सेस सप्लाई और यू कैन से सरप्लस इन द इकोनॉमी ऑफ दैट कमोडिटी। यस सर। तो यहां से हम बोल सकते हैं इस केस में वी हैव बाइंडिंग सॉल्यूशन, बाइंडिंग प्राइस फ्लोर, और यू कैन से देयर इज सरप्लस इन द इकोनॉमी, देयर इज सरप्लस इन द इकोनॉमी। तो यहां से हम लोग एक लाइन क्या लिख सकते हैं कि इफ गवर्नमेंट सेट लीगल मिनिमम प्राइस above the equilibrium price, above the equilibrium price, then there is surplus in the economy. प्राइस सीलिंग से शॉर्टेज आता था, प्राइस फ्लोर से सरप्लस आ रहा है। प्राइस सीलिंग बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस पे काम करता था, प्राइस फ्लोर अबव द इक्विलिब्रियम अब प्राइस पे काम करता है। तो ये सब चीजें आपको माइंड में आना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज में कंफ्यूजन बढ़ती है। कंफ्यूजन अगर रहेगा तो पेपर में गलती करके आओ। तो ये चीजें आपको कंफ्यूजन माइंड से हटना चाहिए, इसलिए मैंने डिफरेंट डिफरेंट केसेस बना के अलग अलग तरीके से पढ़ाया। सिमिलरली जैसे प्राइस सीलिंग का मैंने न्यूमेरिकल करवाया था, उसी फॉर्म में प्राइस फ्लोर का क्वेश्चन आ सकता है, जहां पे आपको बोल देगा कि आप बताओ प्राइस फ्लोर कहाँ पे काम करेगा। तो प्राइस फ्लोर कहाँ पे काम करेगा, जब आपका जो प्राइस है, जो सर लीगल मिनिमम प्राइस है, वो अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस है। द इक्विलिब्रियम। यस। वेरी गुड। चलिए, अब यहाँ पे अगर समझ में आ गया, किसी को डाउट एनीवन प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोरिंग में? सर यस। सर इसमें तो ये दोनों केसेस में अगर मैक्सिमम एंड मिनिमम प्राइस में, इसमें तो दोनों में फिर बायर वो बायर को ही एडवांटेज हो रहा है एंड प्रोड्यूसर को, दोनों में नहीं, अभी मैंने डिसएडवांटेज हो एग्जाम्पल ऐसा लिया ना, रहा अगर है। यही एग्जाम्पल आइसक्रीम का होता तो फिर नहीं होता ना। लेटर सपोज आप आइसक्रीम की बात कर रहे होते नॉर्मली, ठीक है, ओके। तब उल्टा हो जाता। कि
किसी में एडवांटेज होगा बायर को एंड किसी में हाँ एडवांटेज हाँ होगा। हाँ हाँ, बिल्कुल। देखो, जब जब हम लोग लीगल मैक्सिमम प्राइस सेट करते हैं, तो बीइंग अ गवर्नमेंट मैं कंज्यूमर के बारे में सोच रहा हूँ कि कंज्यूमर को इससे ज्यादा पैसा नहीं देना पड़ेगा इस चीज के लिए। और अगर मैं किसी पर्टिकुलर चीज के लिए मिनिमम लीगल प्राइस सेट कर रहा हूँ, तो बीइंग अ गवर्नमेंट मैं प्रोड्यूसर के लिए सोच रहा हूँ कि प्रोड्यूसर को इस चीज के लिए इससे कम नहीं मिलेगा। जैसे कि फार्मर के लिए जो सेट होता है प्राइस मार्केट में, मंडी में, वो क्या होता है, लीगल मिनिमम प्राइस सेट होता है कि किसान अगर गेहूं को लेके आएगा या मकई को लेके आएगा तो इससे तो कम दाम नहीं होने वाला है, ये फिक्स है, ये मिनिमम प्राइस है। अब इससे ऊपर जितना मैं बेच लूं। क्लियर? तो चलो, एनीवन किसी को डाउट है प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोरिंग में? चलिए, अगर डाउट नहीं है तो अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी। कंसेप्ट ऑफ elasticity, yes, anyone doubt again? So this is not a good policy to economy, no answer। गुड पॉलिसी है यानी इकोनॉमी में हालांकि बहुत चीजें काम करती है। जितना चीज आप लेट सपोज कंज्यूमर, प्रोड्यूसर एंड गवर्नमेंट, बस यही तीन आदमी है, तो डेफिनेटली किसी पॉइंट के लिए पॉलिसी अच्छा होगा, किसी पॉइंट के लिए पॉलिसी बेकार होगा। वो डिपेंड करता है कि सिनेरियो कैसा चल रहा है। लेकिन हमारा जो इकोनॉमी होता है बस ये तीन पॉइंट पे नहीं काम करता। इकोनॉमी में कई सारे एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं जो कि धीरे धीरे आप आगे बढ़ोगे तब जाके आप बता सकते हो कि कौन सा पॉलिसी आपके लिए अच्छा है, कौन सा पॉलिसी अच्छा नहीं है। ओवरऑल बात करें तो हम किसी भी पॉलिसी को इफेक्टिव तब कहते हैं जब आपका ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाता है। लेट अस सपोज आप अपनी इकोनॉमी की इनकम को बढ़ाना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ एनी पॉलिसी, तो सच में वो पॉलिसी इनकम बढ़ा दे तो वो इफेक्टिव पॉलिसी हो जाएगा, नहीं बढ़ाएगा तो वो एक नॉन इफेक्टिव पॉलिसी हो जाएगा। वो डिपेंड करता है डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो के ऊपर। अभी आप सारे टूल्स पढ़ रहे हो, सारे टूल्स का यूज करना आगे सीखोगे। प्राइस सेलिंग, प्राइस फ्लोरिंग इज अ टूल्स ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। अब इसका अच्छे तरीके से यूज कैसे होगा, सच में ये आपकी इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट लेके आएगा, वो आप आगे पढ़ोगे। यस डेफिनेटली, यहाँ पे इस केस में डेफिनेटली अगर सरप्लस हो रहा है इसका मतलब है अनएम्प्लॉयमेंट, ये बेकार है, ये एक तरीके से आपकी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट लेके आ रहा है। मैंने बोला सिनेरियो पे डिपेंड करता है। आपने सही पॉइंट पकड़ा, अगर सरप्लस है इकोनॉमी में, लोग काम ज्यादा करना चाह रहे हैं, काम लेकिन मिल कम रहा है, देयर इज अ इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट। ये मेंशन है आपके बेसिकली क्या कहते हैं रीडिंग्स में। चलिए, कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी इन प्राइस कंट्रोल। बेसिकली मैं प्राइस सीलिंग की बात करूँ। चलिए, अच्छा एक बात बताओ, मैं एक रफ दो डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है, फिर प्लेन डायग्राम में बनाता हूँ। चलो ठीक है। एक बात बताओ, मैंने ना टाइम पीरियड के बारे में आप लोगों को लास्ट क्लास में ही बताया था। एक शॉर्ट टाइम पीरियड है और एक लॉन्ग टाइम पीरियड है। शॉर्ट टाइम पीरियड में इलास्टिसिटी क्या होती है, इन इलास्टिक लेस देन वन। और लॉन्ग टाइम में इलास्टिसिटी क्या होती है, इलास्टिक विच इज ग्रेटर देन वन। शॉर्ट टाइम में जो हमारा डायग्राम होता है वो रिलेटिवली स्टीपर बनता है, और लॉन्ग टाइम में, लॉन्ग टर्म में जो डायग्राम होता है वो रिलेटिवली फ्लैटर बनता है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि शॉर्ट टर्म में जो आपके पास कुछ इस तरीके से, लेट अस सपोज ये रहा डिमांड और ये रहा सप्लाई किसी पर्टिकुलर कमोडिटी का, लेट अस सपोज मैं हाउस की बात कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म में सिंस इलास्टिसिटी ग्रेटर देन वन है तो ये रहा डिमांड रिलेटिवली फ्लैटर, और ये रहा सप्लाई, ये सप्लाई ये डिमांड, ये सप्लाई ये डिमांड। यहाँ तक क्लियर है? मैंने दो टाइम पीरियड में डिवाइड कर दिया, एक शॉर्ट टर्म एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में इलास्टिसिटी इन Yes, इलास्टिक sir. होती है, तो इस टाइम पे जो कर्व बनेगा वो स्टीपर Steeper. बनेगा। लॉन्ग टर्म में इलास्टिसिटी मोर इलास्टिक होती है, इस टाइम पे जो डायग्राम बनेगा वो फ्लैटर बनेगा। Flat. दोनों डायग्राम से मेरे पास एक इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गया, यहाँ से भी मेरे पास इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गया। ओके, हमने क्या देखा, जो प्राइस आपका प्राइस सीलिंग था वो तब काम करता था जब प्राइस सीलिंग बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस हो। क्लियर? ठीक है, तो लेट अस सपोज Yes, यहाँ sir. पे भी बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस हुआ है और सेम अमाउंट से यहाँ पे भी बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस हुआ है। जब बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस होता था तो हम लोग क्या बोलते थे, डिमांड बढ़ जाएगा सप्लाई कम हो जाएगा, देयर इज शॉर्टेज इन द इकोनॉमी। यहाँ पे भी डिमांड बढ़ गया सप्लाई कम हो गया, देयर इज शॉर्टेज इन द इकोनॉमी। तो क्या मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ
कि जो आपके इकोनॉमी में शॉर्टेज आएगा वो डिपेंड करता है इलास्टिसिटी के ऊपर में, और यू कैन से टाइम होरिजन के ऊपर में। अगर इलास्टिसिटी इन इलास्टिक है और यू कैन से शॉर्ट टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, तो शॉर्ट टाइम में जो शॉर्टेज आएगा वो बहुत कम आएगा, और लॉन्ग टर्म में जो शॉर्टेज आएगा वो बहुत ज्यादा आएगा। क्या ये दो बातें समझ में आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. सेम सिनेरियो में, सेम प्राइस रेंज में, जो शॉर्ट टर्म में शॉर्टेज आएगी ड्यू टू प्राइस सीलिंग वो कम आएगी इन कंपेयर टू लॉन्ग रन। इसी कंसेप्ट को हम लोग एक थोड़ा सा पढ़ रहे हैं इसमें। तो बेसिकली यहाँ पे प्राइस सेलिंग के कंसेप्ट में, मतलब बुक जब आप ओपन करोगे तो आपको दिख जाएगा, ध्यान से देखिए। सो मैं दो डायग्राम बना रहा हूँ। ये रहा हमारे लिए शॉर्ट टर्म का डायग्राम बनेगा इसमें, और एक हमारे पास बनेगा लॉन्ग टर्म। चलिए, सो एक ये डायग्राम हमारे पास है, सेकेंड ये डायग्राम हमारे पास है। ये डायग्राम शॉर्ट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये डायग्राम आपको लॉन्ग टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, यहाँ पे हमारे पास क्या है, तो क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाई ऑफ हाउस। यहाँ पे भी मेरे पास सेम वही चीज है, क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाई ऑफ हाउस। जो वाई एक्सिस है यहाँ पे हमारे पास गिवन है रेंट, और यहाँ पे भी हमारे पास गिवन है रेंट। ठीक है, सो लेट अस सपोज हमारे पास, एक बात बताओ, क्या मैं बोल सकता हूँ इन शॉर्ट टर्म जो सप्लाई होगा हाउस का वो परफेक्टली इन इलास्टिक होगा, एक फिक्स्ड टर्म में होगा? Yes, sir. ठीक है, चलो आपके ऑथर ने लिया है, बाकी मैं आपको समझा देता हूँ क्यों होगा। क्योंकि कम समय में आप हाउस के सप्लाई को नहीं बढ़ा सकते। ऐसा नहीं है कि कोई आपको पैसा ज्यादा दे रहा है तो आप कल एक बिल्डिंग खड़ा करके उसको दे दोगे। नॉर्मल बात करें, ज्यादा टेक्नोलॉजी की बात नहीं, ऐसा नहीं कि आप स्टील स्टील वाले जो बॉडी आता है उससे आप एक घर बना दोगे, ऐसा नहीं। नॉर्मल जिससे घर बनता है, नॉर्मल जो बिल्डिंग बनती है। तो शॉर्ट टर्म में जो कंस्ट्रक्शन वाला काम होता है वो एक तरीके से परफेक्टली इनइलास्टिक के फॉर्म में होता है, उसकी क्वांटिटी सेम रहती है, तो आप शॉर्ट टर्म में उसको नहीं बढ़ा सकते। क्लियर है? लेकिन जब लॉन्ग टर्म की बात आएगी तो उस टाइम पे आप इसको बढ़ा सकते हो। अगर मान लेते हैं आपको कंस्ट्रक्शन में प्रॉफिट ज्यादा है, तो लॉन्ग टर्म में 10 साल में आप दो तीन बिल्डिंग एक्स्ट्रा खड़ा कर सकते हो, मतलब दो तीन बिल्डिंग एक्स्ट्रा बना दो। तो लॉन्ग टर्म में जो डायग्राम है वो नॉर्मली रिलेटिवली फ्लैटर है, और शॉर्ट टर्म में जो डायग्राम है वो पूरा स्टीपर है। कहने का मतलब कि वो एक तरीके से परफेक्टली इन इलास्टिक को फॉलो कर रहा है। ये दोनों चीजें समझ में आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. चलिए, डिमांड के बारे में मेरे को अभी कुछ नहीं है, नॉर्मली मैं इतना लेके चल रहा हूँ कि सिंस शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो डिमांड हमारे लिए रिलेटिवली स्टीपर है, और लॉन्ग रन की बात करते हैं तो डिमांड हमारे लिए रिलेटिवली फ्लैटर है, कुछ ऐसा। दिस इज डिमांड कर्व, ये भी हमारे पास डिमांड कर्व है। ये सप्लाई कर्व था, और यहाँ पे ये मेरे पास सप्लाई कर्व था। चलिए, सर आप ध्यान से देखें। यस, सर लॉन्ग रन में सप्लाई हमारी फ्लैटर, लॉन्ग रन में हम सप्लाई चेंज कर सकते हैं। तो सर फ्लैटर उसको कितना है? हाँ, उसको फ्लैट, अगर लॉन्ग रन की सप्लाई चेंज कर, लॉन्ग रन की मतलब होती है कि आपकी इलास्टिसिटी इलास्टिक है, और जब तो इलास्टिसिटी इलास्टिक। इलास्टिक होती है ऑन दैट टाइम डायग्राम फ्लैटर बनता है। ओके। ठीक है, ये हम लोगों ने शायद क्लास सेकंड में किया हुआ था, टोटल एक्सपेंडिचर मेजर समझाते टाइम आप लोगों ने। एक बार ओके। रिवाइज कर Yes, लेना sir. अगर कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, तो चलिए। तो कहने का मतलब ये हमारे पास यहाँ पे ये रहा इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो कहने का मतलब ये इक्विलिब्रियम प्राइस होगा, और ये क्वांटिटी सप्लाई हमारे लिए इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होगा। तो ये इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। सिमिलरली यहाँ पे ये रहा हमारे पास इक्विलिब्रियम, तो ये हमारे पास इक्विलिब्रियम प्राइस होगा, और इसके कॉरस्पॉन्ड में कुछ क्वांटिटी आ रही होगी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। लेट अस सपोज दिस इज क्यूई। ओके, गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइस सीलिंग करती है, और प्राइस सीलिंग इफेक्टिव तब होता है, यू कैन से प्राइस सीलिंग का इम्पैक्ट तब पड़ता है जब प्राइस सीलिंग क्या हो, बिलो दी इक्विलिब्रियम प्राइस। तो लेट अस सपोज कुछ इस तरीके से यहाँ पे, और कुछ इस तरीके से यहाँ। तो ये गवर्नमेंट ने क्या किया, प्राइस सीलिंग किया है। तो कहने का मतलब अब नया प्राइस यहाँ पे भी पी डैश है, यहाँ पे भी पी डैश है। तो हम क्या देख रहे हैं, प्राइस सीलिंग के वजह से क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा है,
क्वांटिटी सप्लाई जितना का पहले था उतना ही है। शॉर्टेज तो हमारी इकोनॉमी में आया है, बट बहुत कम शॉर्टेज आया है जब ये आपके पास शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं तब। लेकिन जब लॉन्ग रन की मैं बात करूंगा, लॉन्ग टर्म की मैं बात करूंगा, तो ऑन दैट टाइम आपका सप्लाई भी फॉल करेगा और डिमांड भी बढ़ेगा। जो शॉर्टेज आएगा वो बहुत ज्यादा आएगा। तो आपका ऑथर बस ये बताना चाहता है कि जब हम लोग टाइम होरिजन में डिवाइड करेंगे प्राइस सीलिंग को, और टाइम होरिजन में जब शॉर्ट टर्म रहेगा, तो ऑन दैट टाइम प्राइस सीलिंग का इम्पैक्ट तो पड़ेगा, बट लॉन्ग रन के कंपेयर में कम पड़ेगा। शॉर्टेज इकोनॉमी में आएगी, बट जो शॉर्ट टर्म की बात करते हैं उसमें जो है शॉर्टेज आएगी, बट उतने से नहीं आएगी जितना से। लेट सपोज कि अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करता हूँ, आज ही अचानक से प्राइस सीलिंग हो जाता है, तो एज अ प्रोड्यूसर ना ही मैं अपनी बिल्डिंग को तोड़ सकता हूँ, जितना घर है उतना तो घर है ही, और एज अ कंज्यूमर वो कंज्यूमर भी एकाएक दो तीन एक्स्ट्रा रेंट मतलब फ्लैट नहीं ले सकता, क्योंकि और भी कई सारे कंस्टेंट होते हैं। बट लॉन्ग टर्म में जब मैं आऊंगा, तो लॉन्ग टर्म में मेरे पास भी समय है प्लान करने के लिए कि अगर मेरे को कंस्ट्रक्शन से प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो उस कंस्ट्रक्शन को मैं हटा के कोई दूसरा काम करूंगा, और कंज्यूमर के पास भी टाइम है इस पे इन्वेस्ट करने के लिए, कि मतलब कि मैं आप एक से ज्यादा दो या तीन फ्लैट लेके रहूं। तो ये समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. तो इलास्टिसिटी अगर आपकी इन इलास्टिक है तो ऑन दैट टाइम शॉर्टेज कम आएगा। इलास्टिसिटी अगर आपकी इलास्टिक है तो ऑन दैट टाइम आपके पास शॉर्टेज इकोनॉमी में ज्यादा आएगा। ये रेंट कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके ऑथर ने सिखाया, समझाया हुआ है। एनीवन, किसी को डाउट? समझ में आ रहा है ये? Yes, sir. कोई है जिनको समझ में नहीं आया? बताओ बाकी सारे। आशीष, आयुष, अंशल, करण, खुशी, प्रांजल, प्रांशु, सबको समझ में आया? प्रियांशी, Yes, sir. ऋषिका? यस सर। चलो ठीक Yes. है। तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो चैप्टर नंबर 6 का लगभग आपने 70% टॉपिक पढ़ लिया है, 70 to 80%। अब 20% टॉपिक में टैक्सेशन है। तो कुछ इस तरीके से पढ़ाया गया है आपको। चैप्टर नंबर 6 में ना आपको सिखाता है टैक्सेशन से क्या होगा, मतलब कि बायर पे कितना टैक्स लगेगा, सेलर पे कितना टैक्स लगेगा, सॉरी, हाँ ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 में आपको कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस बताया गया है। और चैप्टर नंबर 8 में आपको डेडवेट लॉस बताया गया है। ठीक है। ये तीनों के तीनों टॉपिक आपस में कोरिलेटेड है। कोरिलेटेड इन द सेंस कि जब आप डेडवेट लॉस पढ़ते हो, तो डेडवेट लॉस जो है वो टैक्सेशन की वजह से होता है, और कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस में भी जो चेंजेस आते हैं वो भी टैक्सेशन की वजह से ही होता है। तो इन तीनों चैप्टर को हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। मतलब जब मैं टैक्सेशन बताऊंगा तो टैक्सेशन करते ही साथ चैप्टर नंबर 6 तो कंप्लीट हो ही जाएगा। इसी में मैं एक डेरिवेट लॉस का कंसेप्ट बता दूंगा आपको, जो कि चैप्टर नंबर 8 का पार्ट होगा। फिर कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस पढ़ाऊंगा, और उसके बाद टोटल को एक ही साथ कंबाइन करेंगे। तो चैप्टर 6 के जो बचे पार्ट है 10%, और चैप्टर 7 एंड चैप्टर नंबर 8 जो है इसको हम लोग एक साथ कंबाइन करके पढ़ेंगे। क्लियर? Yes, sir. ठीक है। तो चैप्टर 6 में बस आपका टैक्सेशन का इंट्रोडक्शन बचा हुआ है। चैप्टर नंबर 7 इज योर आई थिंक कंज्यूमर सरप्लस प्रोड्यूसर सरप्लस। चैप्टर नंबर 8 इज योर डेरिवेट लॉस। तो वो सब हम लोग आप नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। किसी को आज की क्लास में कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। आज की क्लास में हम लोग इतना ही करने वाले हैं। मैं फिलहाल के लिए Sir, रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ। यस।